रीता बेटी, तेरा एडमिशन उसी कॉलेज में हो गया है जिसमें तू चाहती थी। देख, अभी लिस्ट अपलोड हुई है। सच्ची पापा? रीता भागकर अपने पापा के पास आई। रीता बहुत खुश थी, और होती भी क्यों ना। उसने जिस कॉलेज में जाने का सपना देखा था वह आज पूरा हो गया था। चलो फिर तुम जाने की तैयारी करो, हमें परसों ही निकलना है। लेकिन एक समस्या है, वहाँ कॉलेज के हॉस्टल में कोई भी कमरा नहीं मिला। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैंने शुक्ला जी से बात की है और उन्होंने एक फ्लैट बताया है, वहाँ चलकर पता कर लेंगे। अच्छा, अभी तुम जाओ और चलने की तैयारी करो। यह कहकर पापा बाहर चले गए और रीता तैयारी में लग गई। 2 दिनों के बाद वो अपने पापा के साथ शहर के लिए निकली। आंखों में ढेरों सपने लिए वह अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। मन में बहुत कुछ चल रहा था। कॉलेज में कैसा होगा सब, और वहाँ के फैकल्टीज, और भी बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। सफ़र करके वह अपने कॉलेज पहुंची। वहाँ पर जाकर उसने एडमिशन लिया और फिर पापा के साथ वही फ्लैट देखने के लिए गई जहाँ उसे रहना था। 3 बड़े कमरों का फ्लैट था और उसमें 4 लड़कियां और भी रहती थी जो कि नौकरी करती थी। रीता को वह फ्लैट थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसकी दीवारें ऐसी लगती थी कि जैसे आग से जली हुई हो। लेकिन उसे तो सिर्फ रहना ही था। यह सोचकर वह रहने लगी और उसके पापा वापस घर आ गए। रीता वहाँ रहने लगी। 3 लड़कियां एक कमरे में रहती थी और एक लड़की अलग कमरे में थी और रीता अलग कमरे में थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कॉलेज में भी सब सही चल रहा था। उसके वहाँ दोस्त भी बन गए थे। एक दिन वह फ्लैट में अकेली थी। दोपहर का समय था। उस दिन कॉलेज में छुट्टी थी और बाकी की लड़कियां अपने ऑफिस गई हुई थी। तभी डोरबेल बजी। उसने सोचा कि कौन हो सकता है, क्योंकि इस समय तो कोई नहीं आता। फिर उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी। वह दिखने में बहुत अजीब सी थी और थोड़ी डरावनी भी लग रही थी। उसने कहा, आप रीता हो? जी, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने कहा कि यह सब छोड़ो कि मैं आपको कैसे जानती हूँ। बस इतना जान लो कि यह जगह तुम सबके लिए ठीक नहीं है और तुम सब यहाँ से चले जाओ। रीता ने कहा, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रही हो? आखिर क्या बात है? और इससे पहले आपको यहाँ नहीं देखा। आप कहाँ रहती हैं? उसने कहा, मैं यहीं पास में एक मंदिर है, वहीं पर रहती हूँ। और इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। रीता थोड़ा सोच में पड़ गई। रात को जब बाकी लड़कियां आ गई तो रीता ने उन सबको यह बात बताई। सबने बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, और अपने कमरों में चली गई। लेकिन रीता वही सब सोचे जा रही थी कि अचानक किसी के चीखने की आवाज़ आई। रीता उठकर बैठ गई और बहुत डर गई। बाहर आकर देखने लगी कि आवाज़ कहाँ से आई। उसने देखा कि कोई भी नहीं है और वापस अपने कमरे में चली गई। रीता को यह फ्लैट पहले से ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इससे पहले भी उसे ऐसी चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन उसने सोचा शायद कोई आसपास रहता होगा। लेकिन आज जब उस औरत ने यह बात कही तो वह डर गई। अब उसे उस फ्लैट में डर लगने लगा था। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई है जो हर वक्त उसके आसपास रहता है। उसने बाकी की लड़कियों से यह बात कही, लेकिन सबने उसका यह वहम बताकर बात खत्म कर दी। उसने कॉलेज में अपने दोस्त रमेश से यह सारी बात बताई। रमेश ने कहा, ठीक है, मैं पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है और तुम्हारे लिए दूसरी जगह रहने का इंतजाम भी करता हूँ। रीता घर आ गई, खाना बनाया और खाया भी। बाकी का काम निपटाने के बाद वह अपने कमरे में आ गई। बाकी लड़कियों से उसकी ज़्यादा बात नहीं होती थी। कल उसका पेपर था तो वह रात तक पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे में आ गया है। वह बहुत घबरा गई। उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद फिर उसने सुना कि कोई बहुत तेज चिल्लाया। उसे ऐसा लगा कि कमरे के बाहर सब बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। उसने बाहर झांक कर देखा तो सब कुछ सामान्य था। अब उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो गई और किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह जो कोई भी था उसके कमरे में ही था और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो कोई आदमी था और पीछे से वही लड़कियां थी जो कि इतने समय से उसके साथ रह रही थी।
वह सब दिखने में बहुत भयानक लग रही थी। सबने आकर रीता को कसकर पकड़ लिया। उनके पास से अजीब सी बदबू आ रही थी। उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे साथ उस दुनिया में चलो, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। रीता ने मना किया तो उनमें से एक लड़की ने उसका गला दबा दिया, बोली हमारे गुरु की शरण में आओ। रीता ने कहा कभी नहीं, और उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर सब गायब हो गई। रीता बहुत डरी हुई थी। उसने घड़ी में देखा तो अभी 3 बज रहे थे। उसने सोचा ये रात कैसे कटेगी, और वह अब तक समझ चुकी थी कि वह मरे हुए लोगों के बीच में रह रही थी। और उस औरत ने सही कहा था। उसकी आंख लग गई। उसने देखा कि वही आदमी कमरे की दीवार पर उल्टा चल रहा है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, और बहुत भयानक है। उसने फिर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे तैसे रात कटी। वह सुबह उठी और सीधे उस फ्लैट से बाहर निकल आई। उसने देखा कि आसपास घना जंगल है और वहां पर कोई भी नहीं रहता है। वह भागकर सीधे रमेश के घर पहुंची और रात वाली घटना उसको बताई। रमेश ने कहा कि मैंने पता किया तो पता चला कि जहां पर तुम रहती हो वहां पर एक हॉस्टल था जिसमें बहुत सालों पहले आग लग गई थी और उसमें 4 लड़कियां और एक आदमी बुरी तरह जल गए थे और तुरंत ही मर गए थे। तभी से उसकी आत्मा भटकती रहती है और वहां पर कोई फ्लैट नहीं है। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत आ गई। जब तक तुम्हें कहीं रहने की जगह नहीं मिलती तुम यहीं रहो। मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। यह कहकर वह बाहर निकल गया। जब वापसी आया तो अंदर कमरे में देखकर चौंक गया। उसने देखा कि रीता सोफे पर पड़ी है और वह मर चुकी है। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। माँ जल्दी आओ, देखो मेरा सिलेक्शन हो गया। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और आपका नाम रोशन करे, तो देख तेरा सपना आज पूरा हो गया। ये देख कंपनी का ऑफर लेटर आया है। विवेक ने अपनी माँ को लेटर दिखाते हुए कहा। उसकी माँ बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने विवेक को गले से लगा लिया। विवेक ने कहा लेकिन माँ मुझे दिल्ली जाना होगा और आपको भी मेरे साथ चलना है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैं अभी नहीं चल सकती। तुझे तो पता है कि तेरे पापा के जाने के बाद सारा दुकान का और खेती का काम मुझ पर आ गया है। ऐसे सब छोड़कर कैसे चल सकती हूँ। तुम जाओ, मैं बीच बीच में आती रहूंगी। विवेक ने कहा लेकिन माँ ने कहा लेकिन कुछ नहीं, जाने की तैयारी करो। अगले दिन विवेक माँ से विदा लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। क्योंकि रहने के लिए उसे कंपनी से फ्लैट मिल गया था, वह सीधा अपने फ्लैट पर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसके मुंह से निकला वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। सारी चीजें बहुत ही अच्छे से सजाई हुई हैं। उसको वह फ्लैट बहुत पसंद आया। सामान रखा, थोड़ी देर वहीं पड़े सोफे पर बैठ गया और आंख बंद करके लेट गया कि अचानक फोन बज गया। उसकी माँ का फोन था। थोड़ी देर बात की, फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। सामने बड़ा सा शीशा लगा था। खुद को देखा, थोड़ी खुद की तारीफ की और मुंह धुलने लगा। जैसे ही मुंह धुल के खुद को शीशे में देखा तो शीशा देखकर दंग रह गया, क्योंकि शीशा पूरी तरह से चिटक गया था। उसको यह सब देखकर हैरानी हुई कि अभी तक तो शीशा सही था, अचानक से ये चटक कैसे गया। वह सोच में पड़ गया कि अचानक उसको लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत शीशे में देखा तो देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि कोई था जो वहीं खड़ा था और लगातार उसको घूर रहा था। हिम्मत करके उसने देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं कोई भी नहीं दिखा। उसको लगा कि यह उसका वहम है और नहाकर वह बाहर आ गया। खाना खाया, थोड़ी देर बाद माँ से बात की और आकर बिस्तर पर लेट गया और कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अचानक रात में उसकी नींद खुल गई। उसने घड़ी में देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वह फिर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा कि अचानक घड़ी नीचे गिर गई और टूटकर चकनाचूर हो गई। वह घबरा कर उठा और इधर उधर देखने लगा। फिर उठकर घड़ी की कांच को साफ करने लगा कि अचानक उसे लगा कि कोई तेज कदमों से चल रहा है। उसे लगा कि शायद कोई फ्लैट में चोर घुस आया है। उसने तेजी से चिल्लाया, कौन है? तो उसे कदमों की आहट और तेजी से सुनाई देने लगी। वह भागकर बाहर आया तो देखा बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। उसने मन में सोचा,
मैं तो गेट अच्छी तरह से बंद करके सोया था और चाबी तो मेरे पास है, फिर यह कैसे संभव है? उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सब लॉक किया और पूरा घर अच्छी तरह से देखा, कहीं से कुछ नहीं गायब था। उसने सोचा कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अंदर अपने कमरे में आया तो अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। उसके सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। वह बहुत घबरा गया कि तभी बाथरूम में से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जाकर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और चेहरे पर चोटों के निशान थे। वह एकदम से पीछे को हुआ और गिरते गिरते बचा। वह भागकर अपने कमरे में आया और सोचा कि पुलिस को फोन करके सब बता देता हूँ कि अचानक उसको लगा कि किसी ने मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा हो, विवेक। वह पीछे मुड़ा तो देखा वही लड़की जो बाथरूम में मरी पड़ी हुई थी अब उसके सामने खड़ी थी। विवेक ने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने बड़े तेज स्वर में कहा कि मैं वही हूँ जिसकी लाश तुम बाथरूम में देखकर आए हो। विवेक ने कहा, वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो गई? लड़की ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें लाश बनाने के लिए। विवेक ने कहा कि मेरा कसूर क्या है? उसने कहा कि तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इस फ्लैट में आए हो। मैंने तुम्हें कई इशारे दिए कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम तो साहसी निकले, अब तुम नहीं बच सकते हो। विवेक ने कहा, आखिर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? क्योंकि यहाँ मेरी हत्या हुई थी। मुझे कुछ लड़के यहाँ उठा कर लाए थे। सबने बारी बारी से मेरे साथ बलात्कार किया और अंत में मुझे मारकर भाग गए। तब से मैं यहीं रहकर उन दरिंदों का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो आए और मैं अपनी मौत का बदला ले सकूँ। इसके लिए तुम्हें मरना होगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो मेरा राज सबको पता चल जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। विवेक ने कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। लड़की ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी। यह कहकर वह विवेक की तरफ बढ़ने लगी। मौत को करीब आता देखकर विवेक भयभीत हो रहा था, लेकिन कर भी क्या सकता था? वह भगवान का नाम जपे जा रहा था कि अचानक वह एकदम उसके सामने खड़ी हो गई। उसके पास से अजीब सी गंध आ रही थी। विवेक ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे मार डालो, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा गंगा जल पीना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, ठीक है। जैसे ही विवेक ने गंगा जल की बोतल उठाई और पूरी बोतल उस लड़की के ऊपर उड़ेल दी। गंगा जल पड़ते ही वह लड़की चिल्लाने लगी और थोड़ी ही देर में जलकर राख हो गई। उसके साथ उसकी राख भी गायब हो गई। विवेक ने चैन की सांस ली और सुबह होते ही उस फ्लैट को छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए चला गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अब मैं आपको कहानी फातिमा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम फातिमा है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 26 साल थी और मेरे घर में मेरी शादी के लिए लड़के ढूंढे जा रहे थे। बहुत लोग मेरे अम्मी अब्बू से कहते थे कि तुम्हारी बेटी की उम्र 26 साल हो गई है, इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो, वरना जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जा रही है आने वाले वक्त में कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। तभी अम्मी अब्बू ने जल्द से जल्द मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हर रिश्तेदार को फ़ोन करके मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढने के लिए बात की। सबने मेरे अब्बू को कह दिया कि हम ढूंढ लेंगे, और इसके साथ ही मेरे अम्मी अब्बू दोनों भी इधर उधर देख रहे थे कि हमारी ही बिरादरी का कोई अच्छा खासा कमाने वाला लड़का मिल जाए। फिर एक दिन मेरे अब्बू के पास मेरे नाना का फ़ोन आता है कि फातिमा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है मैंने, तुम जल्द से जल्द कल की ट्रेन पकड़कर फ़ौरन यहाँ आ जाओ। मेरे नाना 100 किलोमीटर दूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। मेरे अब्बू ने यह बात मेरी अम्मी को बताई और खुश होकर मेरी अम्मी अब्बू से बोली कि फ़ौरन स्टेशन जाकर तत्काल टिकट करवा लो, हम कल ही निकलते हैं। और जैसे ही तत्काल टिकट मिल जाए फ़ौरन ही फातिमा के नाना को फ़ोन करो और लड़के वालों को परसों को मिलने के लिए बुला लो। मेरे अब्बू फ़ौरन स्टेशन जाकर तत्काल टिकट ले आते हैं
और नाना को भी फ़ोन करके बोल देते हैं कि लड़के वालों को बोल दो कि वह परसों लड़की देखने आ जाए, और तभी फ़ोन कट जाता है। अब हम लोग कल नाना के यहाँ जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। हम लोग 3 दिन नाना के यहाँ रुकने वाले थे, तो इस हिसाब से हमने अपने कपड़े एक ही बैग में डाल लिए थे। जब हम लोग अगले दिन नाना के यहाँ पहुँचे तो घर में घुसते ही मैंने सबसे पहले अपने नाना और नानी के पैर छुए, और उसके बाद मैंने अपने मामा के भी पैर छुए। आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि मुसलमानों में पैर नहीं छुए जाते, पर दोस्तों यह काफ़ी पुरानी बात है। तब हम लोग भी हिंदू भाइयों बहनों की तरह ही अपने से बड़ों के पैर छू लिया करते थे, और उसके साथ ही सलाम दुआ भी कर लिया करते थे, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। पर एक चीज़ थी, जब मैं अपने मामा के पैर छू रही थी तो उन्होंने अपना हाथ मेरे पीठ पर रखा, जो मुझे अजीब लगा क्योंकि वह मुझे अजीब ढंग से छू रहे थे। उनका छूना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं फ़ौरन ही ऊपर उठ गई और सलाम दुआ करके कमरे के अंदर आ गई। तभी मेरे नाना ने अब्बू से और मामा से कहा कि कल लड़के वाले आ रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो जाकर जल्द से जल्द सामान लेकर आओ जो मैं बता रहा हूँ। फिर तुरंत ही नाश्ता वगैरह करके 1 घंटे बाद मेरे अब्बू और मेरे मामा सामान लेने के लिए बाहर चले गए। फिर अब अगले दिन लड़के वाले आए और उन लोगों को मैं पसंद आ गई, और मुझे भी वह लड़का जिससे मेरी शादी होने वाली थी, मुझे भी वह पसंद आ गया। फिर उसी रात मेरे नाना को लड़के वालों की तरफ से एक फ़ोन आता है कि हम लोग फिर से फातिमा को देखने आएंगे, पर अब की बार हम लोग फातिमा के ही घर पर देखने जाएंगे, यानी कि दोस्तों मेरे घर में। अभी तो लड़के वालों ने मुझे मेरे नाना के घर पर देखा था, पर अब वह लोग मुझे मेरे खुद के घर पर देखने आने वाले थे, वह भी 5 दिन बाद, और इसके साथ ही उनके साथ कुछ रिश्तेदार भी आने वाले थे जो मुझे एक बार फिर से देखने वाले थे। पर दोस्तों एक बात, इन्हीं 3 दिनों के बीच में मेरे नाना के घर पर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो मेरे अम्मी अब्बू को नहीं पता था। मैंने कैसे कैसे यह सब झेला वह मैं ही जानती हूँ। इस बारे में मैं आपको कहानी में आगे चलकर बताऊंगी। फिलहाल अब हम लोग नाना के घर से अपने घर वापस आ गए थे। जिस दिन हम लोग घर पहुंचे उसके अगले दिन ही मेरे अब्बू बोले कि हम लोगों को अपना घर पेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि लड़के वाले अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं। मेरे अम्मी अब्बू तो फुल ऑन बिजी थे लड़के वालों का स्वागत करने के लिए। 2 दिन बाद ही लड़के वाले आने वाले थे, पर जब से मैं नाना के यहाँ से आई थी तो मुझे मेरे शरीर में पता नहीं क्यों भारीपन सा लग रहा था। मैंने कुछ दिनों से नमाज पढ़ना भी बंद कर रखा था। फिर उसी दिन मैंने नमाज पढ़ी, तब जाकर मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। और उसी रात जब मैं अपने कमरे में सोने गई तो फिर से मुझे कुछ अपने सीने पर भारीपन सा महसूस हुआ। वह भारीपन इतना था कि जैसे कोई 10-20 किलो का वजन मेरे छाती पर रख दिया गया हो। इतना सब होने के बाद मैंने तुरंत ही कुरान की कुछ आयतें पढ़ना शुरू कर दी। फिर लगभग 10 से 15 मिनट बाद तब जाकर मुझे कुछ राहत मिली। फिर मैं आराम से सो गई। फिर अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने अपनी टी शर्ट ऊपर कर देखा तो मेरे पेट पर नाखूनों के निशान थे। जब मैंने अपने पूरे शरीर को शीशे के सामने देखा तो यह सब देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरे हाथ पैर से लेकर मेरे मुंह तक पर नाखूनों के नोचने के निशान थे। मैं बहुत जोर से चिल्लाई। तभी फौरन मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और वह जोर से चिल्लाई और बोली, यह तूने क्या कर लिया कमबख्त अपने चेहरे के साथ। फिर मैंने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया कि रात में मेरे साथ क्या हुआ था, और जब सुबह उठी तो यह सब अपने आप ही हुआ है। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी अम्मी मुझे बहुत डांट रही थी, कह रही थी कि 2 दिन बाद ही तेरे को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तेरी ऐसी हालत है। मेरी अम्मी फौरन सर पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी भागकर मेरे अब्बू आ जाते हैं। वह भी मेरी यह हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। मेरी अम्मी अब्बू दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ।
फिर मेरी अम्मी अब्बू मुझे फौरन हॉस्पिटल लेकर गए। मेरे पूरे शरीर पर पट्टियां बांध दी गई। फिर दवाइयाँ और पट्टियां बंधवा कर मैं वापस घर आ गई। फिर उसी दिन रात को खाना खाकर जब मैं अपने कमरे में सोने गई तो मुझे फिर से अपनी छाती पर वही वजन महसूस हुआ। मैंने फिर से कुरान की कुछ आयतें पढ़ना शुरू कर दी और कंबल से खुद को पूरा ढक कर सो गई। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य चीज है जो मेरे ऊपर आकर लेट गई है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कंबल को हटाकर देख सकूं कि मेरे ऊपर आखिर कौन लेटा है। मुझे इतना तो विश्वास है कि यह कोई इंसान नहीं है, यह जो कोई भी है एक अदृश्य शक्ति है। जो मेरे ऊपर आकर लेटा था वह बहुत ही ज़्यादा भारी था। तभी मुझे मेरे निचले हिस्से पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मेरे साथ संभोग कर रहा हो। मैं चिल्लाना चाह रही थी, मदद मांगना चाह रही थी, पर मेरे मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा हो गया और फिर अगले दिन जाकर मेरी आंख खुली, जिस दिन मुझे लड़के वाले देखने आ रहे थे। जब मैं सुबह उठी तो मेरी माँ मेरे सामने ही जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। जब मैं उठी तो मेरी पूरी सलवार खून से लथपथ थी और मैं सही से चल भी नहीं पा रही थी। इसके साथ ही मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मैंने अपनी अम्मी से इस बारे में पूछा कि यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी अम्मी ने बोला कि फातिमा, तेरे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। तभी मेरी अम्मी मुझसे बोली, जल्दी से नहा धो ले और तैयार हो जा, मैं तुझे बाबा को दिखा देती हूँ जो यह झाड़ फूक करते हैं। जब मेरी अम्मी मुझे लेकर उन बाबा के पास गई तो बाबा ने मुझसे मेरा नाम पूछा और मेरा नाम एक छोटे से कागज पर लिखा और उसे एक पानी से भरे कटोरे में डाल दिया गया। फिर तभी थोड़ी देर बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो मेरे नाम के ऊपर कुछ निशान आ गए थे। तभी वह बाबा बोले, आपकी बेटी के ऊपर किसी बुरी शक्ति का वास है। वह कौन है और किसने भेजा है, मैं आपको आधे घंटे में सब कुछ बता दूंगा। तभी बाबा ने मुझे 2 नींबू दिए और बोले, लो इसे अपने पूरे शरीर पर रगड़कर मुझे वापस कर दो। तभी मैंने उन दोनों नींबुओं को अपने पूरे शरीर पर रगड़कर उन बाबा को वापस कर दिए। बाबा ने उन दोनों नींबू को जब काटा तो वह अंदर से पूरे के पूरे काले थे। तभी वह बाबा मुझे लेकर एक कमरे में गई और मुझे जमीन पर बिठा दिया। अब उन्होंने बोला कि तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करो। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तभी जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो बाबा ने बताया कि मेरे ऊपर एक जिन्नात का साया है और वह 700 साल पुराना जिन्नात है जो आज भी पृथ्वी लोक पर घूम रहा है। बहुत से तांत्रिक और मौलाना इस जिन्नात का इस्तेमाल करते हैं गलत कामों के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। किसी के कहने पर वह लोग उस जिन्नात को किसी के ऊपर भी छोड़ देते हैं। फिर तभी मेरी अम्मी ने बाबा से पूछा कि यह जिन मेरी बेटी के ऊपर किसने भेजा। तो बाबा ने बोला, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस जिन्नात को फातिमा के ननिहाल से भेजा गया है, यानी कि फातिमा के नाना के घर से। मेरी अम्मी यह बात सुनकर चौंक गई और बाबा से बोलने लगी कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मेरे मायके वाले ऐसा करेंगे। पर बाबा ने बोला, यह बिल्कुल सच है। मैंने खुद उस जिन्नात से पूछा कि तुमको किसने भेजा है, तो उसने साफ साफ नाम के साथ आपके ननिहाल के बारे में बताया। पर मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता कि किसने आपकी बेटी के ऊपर जिन्नात को छोड़ा है। इतना सब बताने के बाद फिर बाबा ने मुझे एक ताबीज़ दी और उसके साथ ही मुझे भभूति दी और बोला कि इसे रोज़ रात के खाने में डालकर खाना खाया करो। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, मेरे अब्बू ने एक दिन पहले सुबह ही लड़के वालों को आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरे चेहरे और पूरे शरीर पर निशान थे। मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मुझे यह भी पता था कि मेरे नाना के घर से किसने उस जिन्नात को मेरे ऊपर भेजा है। वह थे मेरे मामा। हाँ दोस्तों, मेरे मामा ने ही मेरे ऊपर उस जिन्नात को भेजा था। दोस्तों, मैंने आपको उस कहानी के शुरुआत में एक बात नहीं बताई थी कि
आखिर क्या हुआ था उन 3 दिनों में नाना के घर पर, जिसे मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे सगे मामा मेरे साथ ऐसा करेंगे। दोस्तों, जिस दिन मैं अपने नाना के यहाँ गई थी, उसके अगले दिन की रात को, जिस दिन सुबह सुबह लड़के वाले देखकर मुझे गए थे, तो उसी रात मैं रसोई घर में आटा गूंद रही थी। तभी पीछे से मेरे मामा ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मेरे हाथों पर अपना हाथ रखकर आटा गूंदने लगे। वह मुझसे काफ़ी चिपक कर खड़े थे और वह मेरे से बोल रहे थे कि तुम्हें आटा गूंदना नहीं आता, लाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैं उनसे बोलती रही कि नहीं मामा, मैं कर लूँगी, मुझे आता है, आप जाओ मामा, मैं यह सब कर लूँगी। मुझे सब कुछ समझ आ रहा था कि मामा मुझे आटा गूंदने के बहाने मेरे साथ गलत कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद मामा मेरे कान में बोले, फातिमा, तुम यह शादी मत करो ना, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, चलो हम दोनों भाग चलते हैं कहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। पर मैंने उन्हें पीछे की तरफ जोर का धक्का दिया और उनसे साफ साफ कह दिया कि यह सब सही नहीं है जो आप मेरे साथ कर रहे हो। अगर आपने फिर से यह करने की हिम्मत की, अब की बार मैं जोर से चिल्ला दूंगी। तभी मेरे मामा फौरन वहां से भाग गए। फिर उसके अगले दिन सुबह सुबह जब मैं घर से बाहर टहलने को निकली तो मेरे मामा मेरे पीछे पीछे आए और बोले, फातिमा, एक बार और सोच लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, चलो ना मेरे साथ, हम लोग कहीं भाग चलते हैं। मैंने उनसे फिर बोला, प्लीज़ यह सब मत बोलो, आप मेरे से बड़े हो, आप मेरे सगे मामा हो, मेरी अम्मी के भाई हो, आप ऐसा मत बोलो। तभी मेरे मामा बोले, अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी शादी भी किसी से भी नहीं होने दूंगा, याद रखना। तभी फिर मामा ने एक बार और मुझसे पूछा, आखिरी बार बोल रहा हूँ फातिमा, क्या तुम मेरे से शादी करोगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पर मैंने उनसे साफ साफ मना कर दिया कि मामा, कि आप जितनी भी बार पूछोगे मेरा जवाब हर बार ना ही होगा। तभी मेरे मामा बोलते हैं, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें घमंड है ना अपनी खूबसूरती का, 3 दिन के अंदर मैं तुम्हारा इस खूबसूरती का घमंड उतार दूंगा, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा, अब तुम बस देखती जाओ। इतना कहकर मामा वहां से चले गए। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को सोचकर मुझे यही लगता है कि शायद यह सब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, इन सब में मेरे मामा का ही हाथ था। पर अब सब कुछ ठीक है, मेरे अम्मी अब्बू अब नाना के यहाँ नहीं जाते। मैंने इस बारे में अपनी अम्मी अब्बू को कुछ भी नहीं बताया और ना ही मैं बताना चाहती, क्योंकि मामा मेरे अम्मी के सगे भाई हैं, तो मैं नहीं चाहती कि दोनों में कुछ भी अनबन आए। और मेरे नाना भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अगर मैंने यह सब बातें अपने नाना को बता दी तो वह इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जहाँ से आता हूँ, हम भूत या आत्माओं में विश्वास नहीं करते। हमारे अपने भयावह जीव हैं, हम उन्हें जिन कहते हैं। मेरे धर्म में कहा जाता है कि उनके भी इंसानों की तरह ही घर, परिवार और समुदाय होते हैं। उनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे होते हैं, लेकिन उनके बारे में सबसे भयानक बात यह है कि वे हमारे बीच रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते और वे हमें नहीं देख सकते। और जब तक वे हमें नहीं देख सकते, हम सुरक्षित हैं, वरना तो उनके पास हमें हानि पहुंचाने या इससे भी अधिक बुरा करने की क्षमता है। मैं एक 45 वर्षीय व्यक्ति के रूप में मैं स्वयं को लॉजिकल और प्रैक्टिकल व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं उन सभी बातों पर विश्वास करता था जो लोग जिनके बारे में कहते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे उन प्रेत आत्माओं और प्राणियों के अस्तित्व पर संदेह होने लगा। मेरे लिए यह प्राचीन और अज्ञानी लोगों द्वारा बच्चों को डराने के लिए बनाई गई एक महज डरावनी कहानी थी बस। इसलिए मैंने जिनों पर विश्वास करना बंद कर दिया और जिन की कहानियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं केवल वही मानता हूँ जो मैं देखता हूँ। मैं एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करता हूँ
और रात के वक्त मुझे काम करना पसंद है, क्योंकि मेरे देश में शाम और रात में ठंड होती है। एक यह भी वजह है कि रात की ड्राइव में दिन की ड्राइव की तुलना में 2 गुना कमाई होती है। और क्योंकि नशे में धुत लोग कभी कभार मुझे कुछ पैसे ज़्यादा टिप के तौर पर देते हैं। अगस्त के अंत में एक रात मैं शहर के उपनगरों की ओर जाने वाली एक संकरी घुमावदार सड़क पर गाड़ी चला रहा था। रात के 2 बज चुके थे और हालांकि मेरी शिफ्ट लगभग ख़त्म हो चुकी थी, पर मैंने खुद से कहा एक और ग्राहक फिर मैं घर चला जाऊंगा। यह उन गर्म रातों में से एक थी। गलियां सुनसान थी। मेरा आधा हाथ कार की खिड़की से बाहर था और मेरे हाथ में सिगरेट जो बस ख़त्म ही होने वाली थी, जब मैंने एक स्ट्रीट लैम्प की रोशनी में एक महिला की आकृति को देखा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने मुझे रोकने का इशारा किया। एक अकेली महिला इस समय बाहर क्या कर रही है? मैं अचंभित हुआ। मैं महिला के बगल में रुक गया और कार रोक के शीशे को पूरा नीचे किया। मेरे बात करने से पहले ही महिला ने कहा, मैं शहर जाना चाहती हूँ। सिटी सेंटर के किस तरफ जाना है आपको? मैंने उसे सिर से लेकर पैर तक घूरते हुए पूछा। जिन लोगों को हम राइड देते हैं उन्हें देखकर हमें यह अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कहीं ये चोर लुटेरे तो नहीं। ऐसे होती है चोरों और अपराधियों की पहचान। मेरे साथ के ड्राइवर हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे ईगल आइज कहते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपने 20 वर्षों में मुझे जिस एक बात पर सबसे अधिक गर्व था वह यही था कि मुझे कभी लूटा नहीं गया। वह महिला काफ़ी बूढ़ी थी, शायद 50 से 60 साल की होगी, और उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। उसने सफ़ेद रंग की एक लंबी बाजू की ड्रेस पहनी हुई थी। स्ट्रीट लैम्प की मंद रोशनी में उसे देखना थोड़ा मुश्किल था। रियाल्टो सिनेमा फैमिली मार्केट के सामने महिला ने कहा, अंदर आ जाओ। मैंने कहा, और जैसे ही मैंने पिछला दरवाज़ा खोला मैंने उसे तिरछी नज़र से अंदर आते हुए देखा और फिर चुपचाप उसके पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने एक्सीलेटर पर पैर रखा और आगे की ओर चल दिया। महिला ने बैठते ही बोलना शुरू किया, जिंदगी कैसी है तुम्हारी? मैंने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया, जीवन बेकार है, कुछ भी जीने लायक नहीं है, सब कुछ एक समस्या है। मैं इस जीवन को ख़त्म करने के लिए बस मर जाना चाहता हूँ। फिर मैंने उसे अपनी वैवाहिक समस्याओं, अपनी आर्थिक कठिनाइयों, अपनी बीमार माँ और टैक्सी मालिक के साथ अपनी अनबन के बारे में बताना शुरू किया। महिला चुप रही। शिकायत समाप्त होने पर उसने मुझसे कहा, क्या तुम अभी इसी वक्त जल्दी मरना चाहते हो या आप अपने प्रियजनों को अलविदा कहने का समय चाहते हो? इस अजीबोगरीब सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैंने कभी आत्महत्या को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ सेकंड्स के लिए मैं इस अजीब सोच में खो गया था। तभी मैंने सुनसान सड़क पर थोड़ा आगे रुकने के लिए 2 लोगों की आकृति को हाथ लहराते हुए देखा। दोनों में से एक लंबा था जबकि दूसरा वाला छोटा और पतला था। मैं बिना जाने ही उनके करीब आ गया। मैं रुकने ही वाला था कि मुझे याद आया कि मेरी टैक्सी में एक यात्री है। मेरे देश में हमें 3 यात्रियों को लेने की अनुमति है, लेकिन जब मेरी टैक्सी में एक महिला ग्राहक होती है तो मैं कभी किसी पुरुष को नहीं बिठाता। फिर मैंने अपना विचार बदल दिया। फिर उनसे माफ़ी मांगने के लिए दोनों आदमियों को हाथ से इशारा किया और मैं तुरंत अपने रास्ते पर चल दिया। मैं उस महिला के साथ इस अजीब बातचीत में पूरी तरह से डूबा हुआ था। जब मैंने देखा कि हम सिनेमा घर के फैमिली मार्केट के सामने आ चुके हैं तो मैं पूरी तरह से रुक गया और महिला को बताने के लिए रियर व्यू मिरर की ओर देखने लगा और उन्हें बताया कि आप पहुंच गई हैं। पर मैं क्या देखता हूँ, वह वहाँ नहीं थी। मैं फौरन घूमा। पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। मेरा खून ठंडा हो गया और मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए। मैंने दरवाज़ा खोला और सड़क के दूसरी तरफ लड़खड़ा गया। यह नहीं हो सकता। मेरी टैक्सी में एक महिला थी। मैं उससे बातचीत कर रहा था।
मैं वहां हाफता हुआ खड़ा था। मेरा दिल मेरी छाती में तेजी से धड़क रहा था और मेरी आंखें उभर आई थी। मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं अपनी कार को देखूं, पर मैं कांपते हुए अपनी कार को बार बार चेक कर रहा था। अरे भाई, क्या हुआ? इस आवाज ने मुझे चौंका दिया। यह सिनेमा घर का सिक्योरिटी गार्ड था, एक हट्टा कट्टा जिज्ञासु दिखने वाला आदमी, जिसने मुझे अचानक टैक्सी रोककर उससे दूर जाते देखा। मैं 2 कदम पीछे हट गया। वह मेरे पास आया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने अपनी टैक्सी को देखा, जिसका इंजन अभी भी चल रहा था। मैं घबरा गया। मेरी टैक्सी में एक महिला थी और वह गायब हो गई, पता नहीं कैसे। गार्ड ने अपनी निगाहें टैक्सी पर और फिर मेरी ओर घुमाई। मुझे गौर से देखा। मैंने किसी भी महिला को आपकी टैक्सी से बाहर निकलते नहीं देखा। सुरक्षा गार्ड ने शांति से कहा, शायद आप जो सिगरेट पी रहे हैं वह बहुत हार्ड है। मैंने देखा, मैंने उंगलियों के बीच में अभी भी उस सिगरेट को दबाए रखा था। मैंने सुरक्षा गार्ड की तरफ देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। मुझे यह महसूस करने में कुछ सेकंड लगे कि मैं अभी भी लगभग बुझ चुके सिगरेट को पकड़े हुए हूँ। मैंने इसे जहाँ तक हो सके फेंक दिया था। मेरे पैर अचानक कमज़ोर हो गए। मैं ज़मीन पर घुटने टेक कर फुटपाथ पर बैठ गया। मैंने अपने कांपते हाथों में अपना सिर टिका लिया। मेरी शर्ट पसीने से लथपथ थी, हालांकि मैं कांप रहा था। फिर उस सुरक्षा गार्ड ने मुझसे कहा, मैं चेक करके आता हूँ। फिर वह कैब के पास गया, उसके चारों ओर चक्कर लगाया और उसके नीचे देखने के लिए नीचे झुकने से पहले अंदर की खिड़कियों से झांका। उसने अपना सिर उठाया और अपने कंधे उचका दिए। फिर उसने कार का इंजन बंद कर दिया, चाबियां ली, हैंड ब्रेक उठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सिगरेट के लिए सिर हिलाया और एक लंबा कस लिया, क्योंकि मैं सड़क के पार टैक्सी को घूर रहा था। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। फिर मैंने गार्ड को सारी बात बता दी। वह महिला जिन हो सकती है क्या? सुरक्षा गार्ड ने आश्चर्य से कहा। क्या? मैं लड़खड़ा गया। आप उस व्यक्ति को क्या समझते हैं जिसने आपसे बात की हो और फिर वह गायब हो जाए? मुझे यकीन नहीं है। मैं कहने के लिए कुछ भी नहीं सोच सका। मेरे सारे तर्क बेकार हो गए। यह देर रात काम करने का नतीजा है। गार्ड फिर बोला, तुम्हें कुछ समय के लिए घर जाना चाहिए। तुम सही हो, मैंने जवाब दिया। और अपनी सिगरेट ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी टैक्सी वहीं छोड़ने और घर चलने का फैसला किया। मेरी घटना तेज़ी से पूरे टैक्सी चालक समुदाय में फैल गई। हम हंसे और इसके बारे में अनगिनत चुटकुले बनाए गए। कुछ ने तो मुझे ईगल आइज क्वालिटी भी कहा है। कुछ हफ्ते बीत गए और मेरी घटना अन्य सभी घटनाओं की तरह भुला दी गई। फिर एक दिन मैं कुछ दोस्तों के साथ शहर के कॉफ़ी शॉप में बैठा था, जहाँ कई ड्राइवर ब्रेक के लिए रुके थे। एक हट्टा कट्टा जिज्ञासु दिखने वाला आदमी मेरे पास आया। क्या वह वास्तव में आप हैं, ईगल आइज? मैं यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उस आदमी को कहीं तो देखा था। यह मैं हूँ, आदमी ने तुरंत कहा। रियाल्टो सिनेमा घर का सिक्योरिटी गार्ड? हाँ हाँ हाँ, तुम याद हो मुझे, मैंने चौंक कर जवाब दिया। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। उस आदमी ने अपनी जैकेट की जेब से एक अखबार निकाला और मेरे सामने रख दिया। इस पर एक नज़र डालो। फिर उन्होंने मुझे अखबार के पहले पन्ने का एक लेख दिखाया। लेख 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के बारे में था, जिन्होंने गर्मियों में अलग अलग शहरों में कहर मचा रखा था। हत्यारे देर रात कार रुकवाकर मदद के रूप में लोगों से मदद मांगते, फिर उनका सामान लूट लेते
और चाकू से उनकी हत्या कर देते और फिर उन लोगों को सड़क से दूर गड्ढों में फेंक देते और उन्हें मिट्टी से ढक देते। मैंने उस आदमी से विनम्रता से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे यह क्यों दिखा रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी उंगली से पेपर के बीच के हिस्से को दिखाया। वहां लिखा था, हत्यारों ने स्वीकार किया कि मारे गए सभी लोगों पर एक ही स्थान पर हमला किया गया था। बचने का कोई भी मौका नहीं था, बस एक टैक्सी ड्राइवर को छोड़कर जो अकेला था और हमारे सामने रुकने ही वाला था। और यह बात अगस्त के अंत में एक रात की है। वह ड्राइवर भाग्यशाली था। यह ऐसे था जैसे एक जिन या आत्मा ने उसे हमसे चुरा लिया हो। हत्यारों में से एक ने पुलिस से कहा। एक तस्वीर में उन्हें एक पुलिस वाहन में वापस ले जाते हुए दिखाया गया है। एक लंबा था जबकि दूसरा बहुत छोटा और पतला था। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। सुरक्षा गार्ड ने मुझे चिंतित रूप से देखा, क्योंकि हम दोनों जानते हैं यदि आप किसी जिन को देख सकते हैं तो वो आपको भी देख सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। तुम सब बाहर निकलो, जाओ यहां से, ये कहकर तरुण अपनी पत्नी और बेटियों को बाहर धक्का दे देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। गैस पर बड़ा बर्तन रखता है और उसे पानी से भर देता है। जब पानी खौलने लगता है तो वह उसे अपने ऊपर डालने के लिए उठाता ही है। तभी पड़ोसियों की सहायता से उसकी पत्नी दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और उसे बचाती है। वह वहीं बेहोश हो जाता है। ये कहानी एक सच्ची घटना से ली गई है। एक सीधा साधा इंसान कैसे भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ जाता है, इस कहानी के माध्यम से आप सबको बताता हूं मैं। तरुण बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। सभी अध्यापक उससे बहुत स्नेह रखते थे। इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। जब वह महज 18 साल का था तभी उसका चयन एयरफोर्स में हो गया। काफी दिन तक तो उसने अपनी माँ से भी नहीं बताया, क्योंकि पहले समय में फोर्स को सबसे कठिन जॉब माना जाता था। पिता को उसने बता दिया था। वो उसे भेजने के लिए तैयार भी थे। जब जाने का समय आया तो 2 दिन पहले ही माँ को बताया तो घर में कोहराम मच गया। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। इतना बड़ा नहीं हुआ है कि अपने फैसले खुद लेने लगे। तू कहीं नहीं जाएगा। बहुत मुश्किल से उसने और उसके पिता ने उनको समझाया। तब कहीं जाकर वो भेजने को तैयार हुई। जाने का दिन भी आ गया। सब दोस्तों और परिवार वालों से विदा लेकर वह अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। ट्रेनिंग पूरी हुई तो पहली पोस्टिंग असम में हुई, जहां आज भी आदिवासी रहते हैं। इंसानियत से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो वहां जंगलों में रहते हैं और रास्तों में आने जाने वाले वाहनों को लूटते हैं। वहां कोई भी गाड़ी अकेले नहीं जाती है। 20 से 25 गाड़ी इकट्ठा होकर साथ निकलती हैं। इसी बीच तरुण की शादी हो जाती है, पर वह आदिवासियों के डर से अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर नहीं जाता। 3 साल बाद उसका ट्रांसफर वहां से दूसरी जगह होता है, जहां वह अपनी पत्नी को साथ ले जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। उनके यहाँ 2 बेटियां भी पैदा होती हैं। सभी खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं कि फिर से तरुण का ट्रांसफर नासिक हो जाता है। वो सब वहां चले जाते हैं। धीरे धीरे तरुण को शराब की लत लगने लगती है, जिसकी वजह से उनके घर में झगड़े होने लगते हैं। यहाँ तक कि बात हाथ उठाने तक भी चली जाती है। लेकिन तरुण की पत्नी बहुत सीधी होती थी। वो किसी से भी कुछ भी नहीं कहती। बेटियां भी बहुत छोटी थी। वह सारा दिन उनका ध्यान रखती। एक दिन तरुण अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पीता है और उसे किसी भी बात का कोई होश नहीं रहता। वह शराब पीकर ही बाइक चलाकर अपने घर वापस लौट रहा था। उसके साथ में उसका एक दोस्त भी था। उसने भी शराब पी रखी थी। तभी रास्ते में ही तरुण के साथ वह घटना घटी जिसे वो कभी नहीं भूल पाया।
तरुण और उसके दोस्त ने बहुत शराब पी रखी थी। उन्हें यह भी नहीं पता चल रहा था कि बाइक चला भी कैसे रहे हैं। बाइक चलाते हुए नशे की हालत में वे रास्ता भटक गए। बहुत दूर निकल जाने के बाद उन्हें थोड़ा होश आया तो उन्होंने देखा कि यह रास्ता तो अलग है, पता नहीं वो कौन से रास्ते पर आ गए हैं। उन्होंने सोचा किसी से रास्ता पूछ लेते हैं, पर रात बहुत हो चुकी थी तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया जिससे वो कुछ पूछ सकते। थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने बाइक को रोका। बहुत अंधेरा था, वहाँ कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। तरुण को तभी टॉयलेट की शिकायत हुई और वह थोड़ा दूर जाने लगा तो उसके दोस्त ने मना किया कि ये सुनसान जगह है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन तरुण नहीं माना और उसने वहीं पर टॉयलेट कर दिया। वे दोनों वहाँ से चल दिए और भटकते भटकते देर रात तक घर वापस लौट कर आए। अगले दिन तरुण का सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह अपनी ड्यूटी पर भी नहीं गया, ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पर ही लेट गया। उसकी वाइफ ने उसका बहुत ध्यान रखा। शाम तक वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। शाम को वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए गया। खाना खाकर वो सब देर से घर लौटे और आकर सो गए। सपने में तरुण ने देखा कि 5 अजीब से बहुत ही डरावने चेहरे वाले लोग उसके पास खड़े हैं और वह उससे कुछ कह रहे हैं। वह देखता है कि वह एक जंगल में खड़ा है और वो 5 उसे घेरे खड़े हैं। वह वहां से भाग जाना चाहता है पर नहीं भाग पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैरों को जमीन में किसी ने पकड़ लिया है। वह बहुत ज्यादा डर जाता है और चीख कर उड़ जाता है। उसकी चीख से उसकी पत्नी भी उड़ जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, एक बुरा सपना था, तुम सो जाओ। थोड़ी देर बाद तरुण भी सो जाता है। सुबह उठकर वह ऑफिस चला जाता है। वहां जाने पर भी वह बार बार उसी सपने के बारे में सोचता है। उसे वह जंगल देखा हुआ सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह उस जंगल में पहले भी जा चुका है, पर उसे याद नहीं आता कि कब गया था वह। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसका वही दोस्त उसे मिलता है जो उस रात उसके साथ था। वह बहुत घबराया सा लग रहा था। तरुण ने उसे ऐसे देखा तो उससे पूछा कि क्या बात है, इतने परेशान से क्यों हो, क्या बात है, बोलो। उसने तरुण से जो कहा उसे सुनकर तरुण के रोंगटे खड़े हो गए और उसे रात वाला वह सपना उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वह वही बेंच पर बैठ गया और अपने दोस्त से बोला कि अब क्या होगा, कैसे बचेंगे उनसे। तरुण बहुत डरा हुआ था। उसे लगा कि उसने जो कुछ भी सपने में देखा था वह सच था। उसके दोस्त ने उसे बताया कि वह जंगल बहुत ही खतरनाक है, रात को वहां से निकलना मना है। लेकिन नशे की हालत में उन्हें वहां पर लगा बोर्ड भी दिखाई नहीं दिया जिस पर लिखा था कि रात में 8 बजे के बाद इस रास्ते पर ना जाएं। उसके दोस्त ने बताया कि वह जंगल जिन्नातों का जंगल है। रात में वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, किसी को भी वहां से जिंदा नहीं जाने देते और अगर कोई गलती से बच भी गया तो उसके साथ उसके घर पर चले जाते हैं। घर जाकर वो वहां सभी को परेशान करते हैं और मार भी देते हैं। इसका मतलब मेरा सपना सपना नहीं, हकीकत था, तरुण ने कहा और अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसके दोस्त ने पूछा, कैसा सपना, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया या फिर कोई डरावना सपना देखा? हाँ, मुझे एक सपना दिखाई दिया, तरुण ने बताया। मैंने अपने आसपास बहुत ही भयानक चेहरे वाले लोगों को देखा। वो सब मेरे पास खड़े थे और मुझे घूर रहे थे। मैं डर कर उड़ गया। उसके दोस्त ने कहा कि मैं तो ये भी सुनकर आ रहा हूँ कि वहां पर पेशाब करना भी मना है, नहीं तो वो जिन गुस्सा हो जाते हैं और उस व्यक्ति को बहुत बुरी मौत देते हैं। तुमने ऐसी कोई गलती तो नहीं की ना? क्योंकि मुझे भी ठीक से याद नहीं है कि हम में से किसी ने ये गलती की है। मैंने की है, तुमने मना भी किया था, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और वो गलती कर दी। अब आगे की सोचो क्या करना है। मैं इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब होने लगा है। उसके दोस्त ने उससे कहा कि अभी तो मुझे भी कुछ नहीं पता कि क्या करना है, कहाँ जाना है,
पर मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि इन सब से कैसे बचा जाएगा। तरुण ड्यूटी खत्म होने पर घर वापस आ जाता है। वह बहुत परेशान दिखाई पड़ता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है पर वह कुछ नहीं बताता। खाना खाकर सो जाता है। रात को 2 बजे उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे लगता है जैसे कोई उसके आस पास है, पर दिखाई कुछ भी नहीं देता। वह फिर से सोने की कोशिश करता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, तरुण तरुण तरुण। बार बार वही नाम दोहराया जा रहा था। वह डर कर उठ जाता है और कमरे में चारों ओर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे आवाज कहीं बाहर से आ रही हो। वह बाहर ड्राइंग रूम में आ जाता है तो वहां भी कुछ नहीं दिखता। वह वहीं सोफे पर बैठ जाता है और अपना सिर झटकता है कि कहीं ये सब उसका भ्रम तो नहीं। तभी एक बिल्ली उसे वहां दिखाई देती है जो उसे ही घो रही थी। वह जैसे ही उसे भगाने के लिए उठता है तभी वो बिल्ली अचानक से कहीं गायब हो जाती है। एक बहुत ही भयानक चेहरे वाला भूत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस जिन को देखकर वह बहुत डर जाता है। वह चिल्लाना चाहता है पर उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकलती। वह बस उसे देखता रहता है। तभी वह जिन उससे कहता है कि तुमने हमें परेशान किया है और हमारी जमीन को भी तुमने गंदा किया है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। ये कहकर वो तरुण को जोर से धक्का देता है और तरुण गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी उड़ जाती है। वह दौड़कर वहां आती है। वह देखती है कि तरुण के सर से खून बह रहा है और वह बेहोश है। वह पास वाले घर में जाती है और वहां से एक व्यक्ति को बुलाकर लाती है। वो दोनों उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर तरुण के सर पर पट्टी कर देते हैं। अगले दिन तरुण को होश आता है तो वह देखता है कि वह हॉस्पिटल में है और उसकी वाइफ भी वहीं पर है। उसका सिर बहुत दुख रहा था। उसे होश में आया देख उसकी पत्नी उसे पानी देती है और उससे पूछती है कि उसे ये चोट कैसे लगी। पहले तो वह उसे टाल देता है कि कहीं ये डर ना जाए, पर जब वह बहुत जिद करती है तो वह उसे सारी बात बता देता है। वह उसे बताता है कि उस दिन नशे की हालत में वह रास्ता भटक गया था और वह जंगल में चला गया था। वह जंगल जिनका जंगल है जहां रात को जाना मना है। हमें पता ही नहीं था और हम भूल से वहां चले गए। तब से ये हमारे पीछे पड़े हैं। हमें डर है कि कहीं ये तुम सबको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसकी पत्नी कहती है कि आप चिंता ना करें, हम कल मंदिर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और वो अगले दिन मंदिर जाते हैं। तरुण पंडित जी से मिलता है और उन्हें सारी बात विस्तार पूर्वक बताता है कि किस तरह वो रास्ता भटक कर उस भूतहा जंगल में चले गए थे। वहां से आने के बाद जो कुछ भी तरुण के साथ हो रहा था वो भी तरुण ने पंडित जी से बताया। सारी बातें सुनकर पंडित जी ने तरुण को आश्वासन दिया कि वो सब ठीक कर देंगे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी ने तभी एक छोटा सा हवन किया और उस हवन की राख को गंगा जल में मिलाकर घर में छिड़काव करने के लिए कहा। तरुण और उसकी पत्नी छवि वापस घर आ गए। जैसे जैसे पंडित जी ने बताया था उसी तरह उन दोनों ने उस राख को गंगा जल में मिलाकर सारे घर में छिड़क दिया। जब वो उस जल को छिड़क रहे थे तो एक अजीब सा भारीपन उन्हें अपने शरीर में महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई उन्हें ये सब करने से रोक रहा है। उनके पैर भी ऐसे हो रहे थे जैसे कि कोई ये नहीं चाहता कि ये अपने कार्य को पूरा कर पाए। जिस बात का डर था वही हुआ। पंडित जी ने चेतावनी दी थी कि इस कार्य को बहुत ही ध्यान से करना है, कोई भी घर का कोना छूट ना जाए, सब जगह इस राख को छिड़कना है। लेकिन तरुण ने स्टोर रूम में वह जल नहीं छिड़का और जल भी सारा खत्म हो गया। तरुण ने ध्यान ही नहीं दिया कि स्टोर रूम रह गया है। कुछ दिनों तक घर में बहुत शांति रही। तरुण के मन से धीरे धीरे जिनका डर जाने लगा। वह पहले की तरह शराब पीकर आने लगा। घर में आकर छवि के साथ झगड़ा करता, यहाँ तक कि कभी कभी मारपीट भी कर देता। छवि उसकी इस हरकत से बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और तरुण गुस्से में आकर स्टोर रूम में ही सो गया।
रात के करीब 1 बजे उसे गर्मी महसूस हुई, जबकि हल्की सर्दियों का मौसम था। उसने खिड़की खोली, थोड़ी हवा आई तो उसे राहत महसूस हुई। उसे नींद आई तो उसने सपने में फिर से वही जंगल देखा और साथ ही 5 जिनों को देखा जो बेहद डरावने थे। डर की वजह से उसकी आंख खुल गई। उसे अपना सिर बहुत ही भारी महसूस हुआ। वह बाहर आ गया और बरामदे में बैठ गया। तभी एक काला साया उसके पीछे से आया और उस पर हमला किया। उसकी गर्दन पर उसने अपने दांत गड़ा दिए। तरुण दर्द से कहरा उठा। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ पैर जकड़ गए थे और थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि छवि उसके पास ही बैठी है। वह छवि को देखकर रोने लगा और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। छवि ने कहा कि आपको क्या हो गया था, आप बेहोश कैसे हुए? तरुण ने छवि से जो कहा उसे सुनकर वह हैरान रह गई। तरुण को बहुत दर्द हो रहा था। वह छवि से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। छवि कहती है, ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आपके साथ क्या हुआ और आपकी गर्दन पर ये निशान कैसे? तरुण उसे बताता है कि वह नशे और गुस्से की हालत में स्टोर रूम में ही सो गया था। रात में अचानक से उसे बहुत गर्मी लगने लगी तो उसने खिड़की खोल ली। उसने वहां एक साया देखा और थोड़ी देर बाद उसने वहां बहुत सारे जिन देखे जो उसे ही देख रहे थे। तभी एक जिन ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर अपने दांत से काट दिया। तभी छवि को याद आता है कि जब हम पंडित जी का दिया हुआ जल छिड़क रहे थे तब तुमने स्टोर रूम में भी जल छिड़का था क्या? तरुण जैसे नींद से जागा नहीं। जल खत्म हो गया था और स्टोर रूम तो मुझे याद ही नहीं रहा। तरुण को याद आया कि वह स्टोर रूम में जल छिड़कना भूल गया था, इसलिए वो जिन वहीं थे और इंतजार कर रहे थे कि कब वह कोई गलती करे और वो उस पर हमला करे। छवि ने शाम को पंडित जी के पास चलने के लिए कहा। अब तो वही है जो हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। शाम को वो दोनों मंदिर जाते हैं और वहां पर पुजारी जी को ना देखकर किसी से पूछते हैं कि पुजारी जी कहाँ पर हैं। जवाब सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह शख्स उन्हें बताता है कि पुजारी जी की तो मृत्यु हो चुकी है। वो एक सुबह मरे हुए पाए गए और उनकी मौत कैसे हुई ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। वो दोनों डरे सहमे घर आ गए। जब उन्हें कोई भी उपाय समझ नहीं आ रहा था, ना ही ये समझ आ रहा था कि अब वो उस मुसीबत से कैसे बचें। रात में खाना खाकर वो सब सो गए। करीब 1 बजे तरुण को फिर से वही आवाज आई जैसे कोई उसका नाम ले रहा है, तरुण, तरुण। उसने बाहर आकर देखा तो बहुत सारे भूत उसके घर में थे। वह उन्हें देखकर वहीं खड़ा रह गया और विस्मित होकर उन्हें देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने वश में नहीं है, सम्मोहित सा हो गया था जैसे। तभी उसे एक आवाज आई कि जाओ पंखे पर फंदा बनाओ और खुद को खत्म कर लो। वह सम्मोहित हुआ। जैसे जैसे वो कह रहे थे वह करने लगा। उसने एक रस्सी ली और उसका फंदा बनाकर पंखे पर टांग दिया और वह स्टूल लेकर खड़ा हो गया और उस फंदे को अपनी गर्दन में डाल लिया। वह लटकने ही वाला था कि तभी वहां छवि आ गई। तरुण को इस हालत में देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी आवाज से पड़ोस में रहने वाले लोग भी जाग गए और वो वहां आ गए। छवि ने तरुण को आवाज दी तो ऐसा लगा जैसे कि वो नींद से जागा। अपनी हालत देखी तो उसे होश आया कि वह क्या करने जा रहा था। वह रोने लगा। उसे उसके दोस्त ने मुश्किल से समझाया और सभी को अपने घर ले गया। रात में वो सब वहीं सो गए। अगले दिन छवि और तरुण ने अपने घर पर बात की और उन्हें सारी स्थिति के बारे में बताया। तब तरुण की माँ ने उन्हें घर आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, हम यहाँ के पंडित जी से उपाय करा लेंगे। तरुण और छवि को भी यही ठीक लगा तो इसलिए वह घर जाने की तैयारी करने लगे। तरुण और छवि घर जाने की तैयारी करते हैं। तरुण ट्रेन टिकट बुक करने के लिए स्टेशन जाता है। वहाँ बहुत भीड़ थी। बहुत देर बाद उसका नंबर आता है। तब उसे पता चलता है कि उसके शहर जाने वाली ट्रेन अगले 10 दिन के लिए रद्द हो चुकी है।
वह घर वापस आता है तो वो बस से जाने का सोचते हैं। अगले दिन सुबह की बस से जाने का प्लान बनाते हैं। रात में तरुण अपने दोस्तों के साथ देर तक बैठा रहा। देर रात वह घर आकर सो गया। रात में फिर से उसे वही सब कुछ दिखाई देने लगा। वह सम्मोहित सा होकर जैसा वे कहते वैसा करने लगा। वो सब उसे बार बार आत्महत्या के लिए उकसाने लगे। उसने एक बड़े बर्तन में पानी भरकर गैस पर रख दिया और जब वह खोलने लगा तो उनका इशारा मिलते ही वह उसे अपने ऊपर डालने ही वाला था कि तभी छवि वहां आ गई। उसने वह पानी फर्श पर गिरा दिया। तरुण गुस्सा होकर उसे मारने के लिए दौड़ा। उसकी बेटियां बहुत डर गई। छवि की आवाज सुनकर पड़ोस वाले आ गए और उन्होंने किसी तरह से तरुण को काबू में किया। उसे एक कुर्सी से बांध दिया। तरुण को कुछ भी होश नहीं था कि उसने क्या किया है और वह क्या करने जा रहा था। सुबह होने पर छवि ने अपने ससुराल फोन किया कि वह आज भी नहीं आ पाएंगे। तरुण की हालत बहुत खराब है। तरुण के दोस्तों ने उसकी अच्छे से देखभाल की और उसके परिवार का भी ध्यान रखा। तरुण के ऑफिस जाकर उसके लिए छुट्टी की मांग की। छुट्टी मिलने पर उसका एक दोस्त उसे और उसकी फैमिली को उनके घर पर छोड़ गया। तरुण की हालत अब भी सही नहीं थी। वह कमरे में बेड पर चुपचाप लेटा रहा। किसी से भी कोई बात नहीं करता था। धीरे धीरे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती गई। घर वापस आने के बाद भी तरुण की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उसने खुद को कमरे में जैसे कैद ही कर लिया। ना तो वो कमरे से बाहर आता और ना ही किसी को अपने कमरे में आने देता। यहाँ तक कि छवि को भी वह अपने कमरे में नहीं आने देता था। खाना भी जब मन करता तब खाता, नहीं तो सारा दिन भूखा पड़ा रहता। उसके परिवार वालों से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। रात में उसके कमरे में से अजीब अजीब सी आवाजें आती, कभी हंसने की तो कभी रोने की। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कमरे में तरुण के अलावा भी कोई और भी है। वह जोर जोर से उससे बातें करता और कभी बहुत सारा खाना लेकर अपने कमरे में चला जाता। जब कोई बर्तन लेने वहां जाता तो सारा खाना खत्म मिलता। बहुत ही दयनीय दशा हो गई थी तरुण की। एक दिन किसी ने उसके परिवार वालों को एक बाबा के बारे में बताया जो इस प्रकार के कार्यों में पारंगत थे। उसके पिताजी ने उनका पता लिया और तरुण को लेकर वहां जाने लगे, लेकिन वह कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल से उसे समझा बुझाकर वहां जाने के लिए मनाया। उस दिन कोई भी गाड़ी किराए पर नहीं मिली। थक हार कर वो उसे मुश्किल से बस से वहां लेकर गए। बाबा कोई बड़े पैसे वाले बाबा नहीं थे, वो तो एक संत थे जिन्हें किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था। बस भगवान का ध्यान करके ही सबकी सहायता कर रहे थे। तरुण के पिताजी भी तरुण को लेकर वहां पहुंचे। वो दोनों भी चुपचाप सबकी तरह एक तरफ बैठ गए। एक एक कर सबका नंबर आता जाता और बाबा उनकी समस्याओं का समाधान करने लग जाते। कुछ देर बाद तरुण की बारी आई। वह उनके पास जाने के लिए मना करता है, लेकिन बाबा के शिष्य उसे अंदर ले जाते हैं। बाबा उसे देखते हैं और अपना ध्यान लगाकर पता करते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। सब कुछ जान लेने के बाद वो जो बताते हैं वह सुनकर तरुण के पिता हैरान रह जाते हैं। बाबा उन्हें बताते हैं कि तरुण के साथ एक नहीं पूरे 5 जिन हैं। वह इसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अब तक तो वे अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते, लेकिन एक शक्ति की वजह से वे अपने इरादों में अब तक कामयाब नहीं हुए। तरुण के पिता ने पूछा, कैसी शक्ति बाबा? तो बाबा ने बताया कि तुम्हारे कुल देवता की शक्ति की वजह से तरुण अब तक जिंदा है और वो ही इसे यहाँ तक लेकर आए हैं। तरुण के पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मन ही मन अपने कुल देवता का शुक्रिया अदा किया। बाबा ने अपने मंत्रों की शक्ति से उन जिनों को तरुण से दूर किया। तरुण तो जैसे नींद से जागा हो ऐसे सबको देखने लगा। वह अपने पिता के गले लगकर रोने लगा। बाबा ने कहा कि अब तरुण बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ से घर जाने तक के लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तरुण को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना, 1 मिनट के लिए भी। आज वो जाते जाते भी एक आखिरी बार तरुण पर जरूर करेंगे। आपको इसे बहुत ध्यान से लेकर जाना पड़ेगा। तरुण के पिता ने कहा कि ठीक है, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तरुण को अब काफी अच्छा महसूस हो रहा था।
उसे लग रहा था जैसे वो बहुत लंबी नींद के बाद जागा है। उसके पिता ने उसे घर चलने के लिए कहा तो वह उनके साथ चल दिया। वहां से वे दोनों एक बस में बैठ गए और घर वापस आने लगे। थोड़ी देर बाद तरुण को अजीब सा महसूस होने लगा। उसे बेचैनी सी होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके पास सिगरेट पी रहा है और धुआं उसके मुंह के पास छोड़ रहा है। उसने ऊपर नजर उठाकर देखा तो सच में एक आदमी उसके साथ वैसा ही कर रहा था। वह उस आदमी से कहता है कि तुम दूसरी तरफ को चेहरा कर लो, मुझे धुएं से घबराहट हो रही है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पिताजी पूछते हैं कि क्या बात है। वह उनसे कहता है कि यह आदमी मेरे ऊपर सिगरेट का धुआं छोड़ रहा है। मैं मना कर रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहा। तब उसके पिता कहते हैं कि कौन आदमी? यहाँ तो कोई भी सिगरेट नहीं पी रहा है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। तरुण नहीं मानता। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये सिगरेट बंद करो। तभी वह आदमी जो तरुण को दिखाई दे रहा था वह उसे मारने लगता है। तरुण चिल्लाता है। सारे यात्री उसे ही देखने लग जाते हैं। उन्हें भी वहां कोई दिखाई नहीं देता। अचानक से तरुण बस की खिड़की से बाहर कूद जाता है और भाग जाता है। उसके पिता बस रुकवाते हैं और उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वह उनसे बहुत दूर चला जाता है। शाम तक वो उसे इधर उधर ढूंढते रहते हैं पर उसका कोई पता नहीं चलता। थक हार कर वो घर वापस आ जाते हैं। सब पूछते हैं कि तरुण कहाँ है। वो सारी बातें उन्हें बता देते हैं। सभी बहुत परेशान होते हैं। वो सभी जगह पता करते हैं पर तरुण का कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अचानक शाम को तरुण लौट आता है। सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। सब उससे पूछते हैं कि वह कहाँ चला गया था। तब तरुण उन्हें सब कुछ बताता है। वह बताता है कि बस में वो उसे परेशान कर रहे थे। जब वो उसे मारने लगे तो वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। भागते भागते वह एक गांव में चला गया, लेकिन वो उसे देखते हुए वहां भी आ गए। वो एक गौशाला में छिप गया पर वो सारी रात आसपास ही घूमते रहे। सुबह होने पर वह वहीं पास के घर में गया। वहां एक बूढ़ी औरत थी। उसने तरुण को कुछ खाने को दिया तो उसने तरुण से सारी बातें पूछी। तरुण ने सब कुछ बता दिया तो उसने तरुण से एक दिन वहीं रुकने के लिए कहा तो वह वहीं रुक गया। उसके कपड़े भी बुरी तरह से फट गए थे। उसने वो कपड़े भी बदले और उस बूढ़ी औरत से कुछ पैसे लेकर अपने घर वापस आ गया। सभी बहुत खुश थे अब, और वो जिन फिर कभी लौटकर नहीं आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? रोमानिया से आने वाली स्पेशल फ्लाइट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सुबह सुबह लैंड कर चुकी थी। दरअसल हाल ही में दोनों देशों की सरकारों ने अपने अपने देशों की कुछ ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी हुई प्राचीन वस्तुओं को एक दूसरे के साथ साझा किए जाने का एक समझौता किया है, जिससे दोनों देश एक दूसरे की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से वाकिफ हो सकेंगे। इस प्रकार की वस्तुओं की खेप लेकर आई थी यह फ्लाइट। सामान की जांच करने के बाद उनको एक वैन में रखवाकर प्रदर्शन हेतु म्यूजियम भेजने की तैयारी की जा रही थी। ग्रेस, यह ताबूतनुमा बक्सा तो खाली है एकदम। अब इसको कौन देखेगा? लोगों को तो एंटीक बोल के कुछ भी दिखा दो, बड़े चाव से देखते हैं। हंसते हुए ग्रीस ने महेश को जवाब दिया। पर ग्रीस, जब हम इसको बाहर से लेकर आए थे तो काफी भारी था ये, और अब तो इसका वजन महसूस ही नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? थोड़ा सा परेशान होते हुए महेश ने कहा। हाँ हाँ, मुर्दा होगा ताबूत के अंदर। तुम्हारी शक्ल देखकर डर के भाग गया होगा ना। तुम भी यार फालतू दिमाग लगाते रहते हो। चलो लंच बॉक्स उठाओ, अब कुछ खा लिया जाए। महेश ने फिर से मजाकिया लहजे में जवाब दिया। शाम की 6 बजे थे। एयरपोर्ट के माल गोदाम वाले इलाके पर पुलिस का जबरदस्त पहरा था। दरअसल गोदाम में आज बड़े ही संदिग्ध हालातों में 2 मौतें हुई थी। मरने वालों के नाम ग्रीस सिंह और महेश आर्या था। दोनों के सफेद पड़ चुके मृत शरीर गोदाम की
बगल वाली टॉयलेट में पड़े हुए थे। शरीर को देखकर लग रहा था कि मानो उनके शरीर में खून की एक बूंद भी ना बची हो। गर्दन के पास 2 बड़े निशान थे, किसी जंगली जानवर द्वारा दांतों से किए गए हमले जैसे निशान। पुलिस की फॉरेंसिक टीम और फिंगर एक्सपर्ट अपने काम में जुटे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण किसी खतरनाक जंगली जानवर द्वारा हमला बताया गया। एयरपोर्ट पर जंगली जानवर, वो भी नरभक्षी। यह बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। एयरपोर्ट के किसी भी सीसीटीवी में कोई भी ऐसा फुटेज नहीं मिला था जिसके आधार पर पुलिस को कोई सुराग मिल सके। रात के 12 बज चुके थे। काली रात में सुनसान सड़क पर उजाले का स्रोत स्ट्रीट लाइट्स ही थी। उनमें से भी कुछ लाइट्स थोड़ी देर जलने के बाद बार बार बुझ रही थी। 25-30 साल के 2 युवक राहुल और विवेक अपनी पेट्रोल खत्म हो चुकी बाइक को ढकेलते हुए घर जाने की हड़बड़ी में उसी सड़क पर चले आ रहे थे। यार राहुल, मूवी तो मस्त थी, पर ये साली बाइक धोखा दे गई, पूरा मूड ही खराब हो गया। क्या खाक मस्त थी यार। मैंने तुझसे कहा था ना कि ये हॉलीवुड के भूत मुझे हजम नहीं होते। अब वो 3 सिर वाला भूत मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। वैसे भी डर लग रहा था, ऊपर से तेरी ये खटारा बाइक। पसीना पोंछते हुए राहुल ने जवाब दिया तो विवेक ठठाकर हंस पड़ा। मेरे भाई, इतना डरता है तू इन भूतों से? अबे तू मेरा दोस्त है, विवेक सिंह रंधावा का, समझा? अबे ये मरे हुए लोग मुझसे डरते हैं, मुझसे। शेखी भगारने में हमेशा अव्वल ही रहता था विवेक। वैसे विवेक को भूत प्रेतों में बड़ी दिलचस्पी थी। आज तक कभी उसका सामना तो नहीं हुआ था भूत प्रेतों से, पर फिर भी दुनिया भर का ज्ञान बटोर रखा था उसने इनके बारे में। वो क्या है? राहुल ने डर भरी चीख के साथ सड़क से जुड़ी हुई एक गली के नुक्कड़ की ओर इशारा किया। वहां किसी इंसान की धुंधली सी आकृति बिजली के पोल से चिपकी एवं हिलती हुई नजर आ रही थी। लगता है कोई भिखारी है, करंट लग गया उसको, आओ देखते हैं। बाइक को वहीं छोड़कर विवेक उस ओर दौड़ पड़ा। पीछे पीछे राहुल भी आ रहा था। खंबे के नजदीक आने पर कोई भी नहीं दिखाई दिया तो दोनों अपना सिर खुजलाने लगे। राहुल की जोरदार चीख सुनाई दी। विवेक ने पलट के देखा तो आंखों पर भरोसा ही ना हुआ। एक अजीब सी शकल वाला डरावना सा इंसान, माफ कीजिएगा, इंसान कम एक खौफनाक जानवर ज्यादा लग रहा था। खैर वह जो भी था, राहुल की गर्दन को अपने जबड़ों में दबाए उसके शरीर को अपने पंजों से पकड़े तेजी के साथ खंबे पर ऊपर की ओर रेंग रहा था। उफ, क्या था ये? जिस तरह बिल्ली अपने शिकार को दबोच कर ले जाती है, ठीक उसी तरह 65 किलोग्राम वजन वाले राहुल को वह एक छोटे से बच्चे की तरह खींचता हुआ ले जा रहा था। मंजर बड़ा खौफनाक था। विवेक एकदम से कांप गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था यह आखिर क्या हुआ। राहुल की दर्दनाक चीखने की आवाजों से यह सुनसान इलाका गूंज रहा था। विवेक ने हिम्मत बांधकर उस लोहे के खंबे को जोर से हिलाया। कुछ पत्थर भी उठाकर ऊपर की ओर फेंके, पर उस नरभक्षी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में राहुल का फड़फड़ाता हुआ जिस्म और उसकी गर्दन पर दांत गड़ाए हुए वह दैत्य साफ दिखाई दे रहे थे। शायद वह राहुल का खून पीने में व्यस्त था। असहाय सा खड़ा विवेक कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मजबूर होकर वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद धड़ाम की तेज आवाज के साथ राहुल का मृत शरीर 50 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा था। सिर पत्थर से टकराकर अनार की भांति बिखर गया। शरीर एकदम सफेद पड़ चुका था। शायद उस शैतान ने सारा खून पी लिया था राहुल का। विवेक का बहुत बुरा हाल था। उसकी बचपन का दोस्त उसकी आंखों के सामने लाश में बदल गया था और वह चाहते हुए भी कुछ ना कर सका। भय, क्रोध एवं दुख के मिश्रित भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। अचानक से वह शैतान विवेक के ठीक सामने खड़ा था।
उसको देखकर महसूस हो रहा था कि सालों पुरानी किसी सड़ी गली लाश में जान डाल दी गई हो। चेहरे से लटकता हुआ मांस, अंदर से झांकती हुई हड्डियां, बिना बालों वाला सिर और कटे फटे होठों के अंदर से निकले हुए 2 पीले एवं नुकीले दांत, जिन पर राहुल का ताजा खून लगा हुआ था। देखने में चेहरे की बनावट इंडियन तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। इस भयानक से शख्स को सामने खड़ा देखकर कोई भी डर से थर थर कांपने लगी। पर विवेक के साथ अब ऐसा नहीं हो रहा था। अपने जिगरी दोस्त को खोने की वेदना अब हर प्रकार के डर पर हावी थी। गुस्से से तिल मिला रहा था विवेक। वह दैत्य बिना देर किए विवेक पर टूट पड़ा। अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन को नोच देना चाहता था वह, पर विवेक भी पहले से तैयार था। पास रखे हुए नुकीले पत्थर को अपना हथियार बनाते हुए उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अचानक से हुए इस हमले की कल्पना उस शैतान ने भी नहीं की होगी। उसका एक दांत टूटकर नीचे गिर पड़ा था। मुंह से डरावनी आवाज निकालते हुए उसने अपने पैर से जोरदार ठोकर विवेक को मारी। गजब की ताकत थी उसकी ठोकर में। विवेक किसी गेंद की तरह लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। उठने की काफी कोशिश के बाद भी वह ना उठ सका। विवेक के शरीर की सारी मांसपेशियां ही इस ठोकर से चमरा उठी थी। वह शैतान अब विवेक पर टूटकर उसे फाड़ डालने ही वाला था कि धाए धाए की गोलियों की बौछार उसके शरीर से आर पार हो गई। पुलिस की एंट्री बिल्कुल सही समय पर हुई थी। पुलिस कर्मियों ने मौके की नजाकत को समझते हुए चेतावनी देने से अच्छा विकल्प सीधे शूट करना ही समझा। गोलियां शरीर से पार होने के बाद भी वह शैतान नष्ट नहीं हुआ। बस थोड़ा सा विचलित होने के साथ साथ धक्के के साथ नीचे गिर पड़ा। पुलिस की टीम उसके पास पहुंची। उससे पहले ही उस शैतान ने खड़े होकर एक तेज छलांग लगाई और कई मीटर दूर जाकर गिरा। फिर दूसरी कुछ छलांगों में मकानों की छतों पर से कूदते हुए तुरंत ही आंखों से ओझल हो गया। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? भरोसा नहीं हो रहा। पुलिस इंस्पेक्टर की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। कुछ पुलिस कर्मियों ने सहारा देकर विवेक को उठाया। लड़खड़ाता हुआ विवेक अपने दोस्त के लहूलुहान मित्र शरीर के पास जा पहुंचा और फूट फूट के रोने लगा। अब तक आसपास के घरों से निकलकर काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग ने इस घटना को होते हुए अपनी खिड़की से देखा था और पुलिस को फोन भी किया था। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह विवेक को सांत्वना दे रहे थे। उन्होंने बताया कि यह आज की पहली घटना नहीं है। इस तरह का पहला केस एयरपोर्ट पर देखने को मिला। उसके बाद अब तक शहर में 10 लोगों की इसी प्रकार निर्मल हत्या हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब काफी चिंतित थे, क्योंकि हत्यारा कोई साधारण इंसान नहीं, एक भयानक नरभक्षी था जिसकी ताकत के बारे में भी किसी को कोई अंदाजा ना था। सर, यह कोई नरभक्षी दैत्य या साधारण भूत प्रेत नहीं, यह तो वैम्पायर है, एक खतरनाक वैम्पायर। विवेक ने आंसुओं को पोंछते हुए इंस्पेक्टर को बताया। वैम्पायर? यह क्या बला है यार, थोड़ा डिटेल में बताओ। इंस्पेक्टर साहब के लिए यह मुसीबत एकदम नई थी। सर, अभी तक किस्से कहानियों में ही पढ़ा था, पर यह सच में होते हैं आज पहली बार पता चला। इनसे जुड़ी हुई दंत कथाओं में कई यूरोपियन देशों में इनके अस्तित्व का दावा किया जाता रहा है। मौत के बाद शरीर को तांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः जीवित किया जाता था। जीवित होने पर यह जिंदा लाशें वैम्पायर का रूप ले लेती है। कई शैतानी शक्तियों के स्वामी होते हैं ये वैम्पायर। लोगों के शरीर से निकले ताजा खून को पीकर और अधिक शक्तिशाली बनते जाते हैं। उसके बाद तो इनके द्वारा किसी व्यक्ति का खून पी लेने से उसकी मौत नहीं होती है, बल्कि वह खुद भी एक वैम्पायर बन जाता है। सर, इस वैम्पायर की शारीरिक स्थिति बता रही थी कि यह अभी जागृत हुआ है, इसलिए कुछ कमजोर है, पर अगर इसको जल्दी नहीं रोका गया तो फिर यह अपार शक्तियां एकत्रित कर लेगा। सर, इसने मेरे भाई जैसे दोस्त को भी मेरी आंखों के सामने तड़पा तड़पा के मार डाला।
पर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। पर आज से इस शैतान को फिर से मुर्दा बनाना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहेगा। वैम्पायर के बारे में बताते बताते विवेक भावुक हो चुका था। उसकी आंखों में तैरते आंसुओं के बीच में दहकते हुए प्रतिशोध के अंगारे साफ देखे जा सकते थे। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह के साथ साथ वहां खड़े हुए सभी लोग इस शहर में अचानक से आई इस डरावनी मुसीबत को लेकर काफी चिंतित थे। अगले 3 दिन शहर के लिए खौफ भरे थे। चांदनी चौक से लेकर बसंत विहार तक हर इलाके में लोगों की निर्ममता के साथ हत्याएं होती जा रही थी। पुलिस के साथ इन 3 दिनों में इस वैम्पायर की कई मुठभेड़ हुई, पर इसका अंजाम कई पुलिस वालों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। यह खूनी वैम्पायर दिन प्रतिदिन और अधिक शक्तिशाली एवं भयंकर होता चला जा रहा था। डर के मारे लोगों ने घरों से निकलना ही बंद कर दिया था। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह के नेतृत्व में अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य इस वैम्पायर को नष्ट करना था। आखिरकार रात के ठीक 12:30 बजे एक सुनसान गली में अपने शिकार की तलाश में घात लगाए उस दरिंदे को पुलिस ने घेर लिया था। इस बार पुलिस फोर्स पूरी तैयारी के साथ आई थी। वैम्पायर को हमला करने का मौका ही नहीं दिया गया। रॉकेट लॉन्चर के धमाके ने उसके जिस्म को कई मीटर दूर फेंक दिया। अगर कोई साधारण इंसान होता तो इस धमाके के बाद उसके शरीर के चिथड़े बिखर जाते, पर इस वैम्पायर पर बहुत मामूली सा प्रभाव ही पड़ा था। आज इंस्पेक्टर हरजीत सिंह हर हाल में ही इस खतरे को हमेशा के लिए मिटाकर शहर में अमन कायम कर देना चाहते थे। तभी तो उनके साथ मौजूद 1 सैकड़ा पुलिस कर्मियों की टीम का एक जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ इस शैतान के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। एक के बाद एक लगातार हो रहे हमलों से वैम्पायर के कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी पुलिस यूटिलिटी वैन से फेंके गए खूंखार जानवरों को पकड़ने वाले लोहे के मजबूत जाल ने वैम्पायर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जीत की और लगातार बढ़ते कदमों की वजह से पुलिस वालों के हौसले 7वें आसमान पर थे, पर उनकी कुछ सेकंड की यह खुशी फुर होते जरा भी देर न लगी। पुलिस टीम पर हमला हुआ था, एक जबरदस्त हमला। अचानक से आए कम से कम 20 वैम्पायर एक साथ पुलिस वालों पर टूट पड़े थे। सबका एक जैसा हुलिया, वही लंबे दांत, मुर्दों जैसी आंखें, चेहरे पर अजीब सा वहसीपन, पर यह दिखने में पहले वाले वैम्पायर से अलग लग रहे थे। यह सभी आम इंडियंस की तरह ही दिख रहे थे, जैसे कि वैम्पायर के सारे इंडियन वर्जन को एक साथ लॉन्च कर दिया गया हो। पुलिस वालों ने पहले तो इनसे लड़ने का प्रयास किया, इन पर गोलियां चलाई। गोलियों की बौछार से कुछ वैम्पायर नष्ट भी हो गए। शायद ये पहले वाले जितने शक्तिशाली नहीं थे, पर इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से पुलिस टीम को उनके कहर से गुजरना पड़ा। खून के प्यासे इन दानवों ने पुलिस वालों को पकड़कर उनकी गर्दनों पर अपने दांत गड़ाना शुरू कर दिया था। इतना समय पर्याप्त था पहले वाले वैम्पायर को संभालने के लिए। एक तेज आवाज के साथ लोहे का जाल टूटकर हवा में बिखर गया था और अगले ही क्षण दांतों को भींचता हुआ यह शैतान पुलिस वैन की छत पर खड़ा था। लॉन्चिंग पैड पर रॉकेट लॉन्चर दागते हुए इंस्पेक्टर हरजीत सिंह अपनी विवस्था भरी आंखों के सामने अपने साथियों को नीचे गिरता हुआ देख रहे थे। दयाल सिंह, अपने ड्राइवर दयाल सिंह को ठीक बगल में औंधे मुंह गिरता देख हरजीत सिंह की चीख निकल गई। दयाल सिंह को उठाने के लिए जैसे ही सहारा देकर उसको पलटा तो एक बड़े आश्चर्य का सामना करना पड़ा हरजीत सिंह को। उसका चेहरा एक नया रूप ले चुका था। लंबे नुकीले दांत, मुर्दे जैसी आंखें और चेहरे पर वहसियाना मुस्कान।
दयाल सिंह झटके से उठ खड़ा हुआ और अपने इंस्पेक्टर साहब पर ही झपटा। गर्दन में दांत गड़ाने को आतुर हरजीत सिंह ने किसी तरह खुद को बचाया। हरजीत सिंह को कुछ नहीं सूझ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। जो पुलिसकर्मी वैम्पायरों के हमले के बाद धराशायी हो चुके थे, वो सभी उठ खड़े हुए थे एक नए रूप के साथ, और अब अपने साथियों के ही खून के प्यासे हो गए थे। शायद वो भी वैम्पायर बन चुके थे। अब इनसे निपटना असंभव लग रहा था। बचे पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागने का प्रयास तो कर रहे थे, पर इन रक्त पिपासुओं से बचना इतना आसान भी नहीं था। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह भी खुद को बचाने की लाख कोशिश करने के बाद भी वैम्पायरों के चक्रव्यूह के बीचों बीच खड़े थे। चारों ओर से शैतानों ने उनको घेर रखा था, पर कोई भी उन पर हमला नहीं कर रहा था। तभी पुलिस वैन के ऊपर से सीधी छलांग लगाकर वो सबसे खतरनाक वाला वैम्पायर इंस्पेक्टर के सामने आ खड़ा हुआ। शायद अपने दुश्मन का खून वह स्वयं ही पीना चाह रहा हो, इसी वजह से अन्य वैम्पायर उस पर हमला नहीं कर रहे थे। हरजीत सिंह पर वह वैम्पायर टूट पड़ा था। उसके दांत और हरजीत सिंह की गर्दन के बीच बस अब कुछ इंच मात्र का फासला था। हरजीत सिंह अब अपने आप को मरा हुआ ही मान चुके थे। तभी एक तेज रोशनी से सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। हरजीत सिंह ने अगले ही पल खुद को सुरक्षित पाया। सारे वैम्पायर जमीन पर पड़े थे और वह खतरनाक वैम्पायर भी घुटनों पर खड़ा लड़खड़ा रहा था। एक बार में तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर सामने देखा तो एक लड़की खड़ी थी। कुछ अजीब सी वेशभूषा, गोरा रंग, नीली आंखें, सुनहरे बाल, यह पक्का विदेशी ही थी कोई। चेहरे पर गजब का तेज, हाथ में एक बंदूक के जैसा दिखने वाला कोई हथियार, जिसमें से निकलती रोशनी से यह वैम्पायर गिरते चले जा रहे थे। पर वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़का भी था, एक इंडियन लड़का। हाथ में वैसा ही हथियार उसके पास भी था। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह तुरंत उसको पहचान गए। बचने की हर उम्मीद छोड़ चुके हरजीत सिंह के मुंह से खुशी और विस्मय से मिश्रित तेज आवाज निकली, विवेक तुम? यह दो लोग सारे वैम्पायर पर भारी पड़ रहे थे। इनके हथियारों से निकल रहे प्रकाश के घेरे में आते ही वैम्पायर चीख चीख कर नीचे गिरते जा रहे थे। इस अजीब से प्रकाश की खास बात यह थी कि इसका असर सिर्फ वैम्पायरों पर ही हो रहा था। आम पुलिस वालों एवं अन्य लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। उस पुराने वाले वैम्पायर ने लड़की के हाथ से हथियार झपटने की नाकाम कोशिश की। विवेक की गन से निकलती रोशनी ने उसको अपने घेरे में ले लिया था। कभी कोई दर्द महसूस ना करने वाला वह वैम्पायर भी दर्द से कहराने लगा। फिर पूरी ताकत लगाकर उसने एक जोरदार छलांग लगाई। विवेक उसके पीछे भागा, पर गिरता पड़ता हुआ वह वैम्पायर सबकी आंखों से ओझल हो चुका था। तभी वहां वैम्पायर बन चुके सभी पुलिस वाले एवं अन्य लोग अब एकदम सम्मान्य हो चुके थे। थैंक यू विवेक, पर ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये मैडम कौन है? पसीने से नहाए हुए इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का दिमाग कई सारे सवालों का जवाब पाने के लिए व्याकुल था। सब कुछ बताता हूँ सर, पहले आप यह पानी पीजिए। पानी की बोतल इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाते हुए विवेक ने कहा। विवेक, खतरा अभी भी बहुत बड़ा है। पेट्रो भाग गया, हमको कैसे भी उसे खत्म करना होगा। टूटी फूटी हिंदी बोलते हुए उस विदेशी लड़की ने अपनी चिंता जाहिर की। इंस्पेक्टर हरजीत के अभी भी पल्ले कुछ भी ना पड़ रहा था। उनकी मनोस्थिति को भांपते हुए विवेक ने बताना शुरू किया। सर, यह एक बड़े खतरे की शुरुआत मात्र है। इस कहानी की शुरुआत होती है यूरोपियन देश रोमानिया से, जहां आज से सैकड़ों साल पहले एक खूनी शैतान का राज था। ड्रैकुला, वैम्पायर सम्राट, अपार शैतानी शक्तियों का स्वामी, जिसको ना कोई मार सकता था और ना ही नष्ट कर सकता था। सारे यूरोप में उसने और उसकी वैम्पायर फौज ने दहशत मचा रखी थी।
सभी बड़े देश या तो उसके आगे नतमस्तक हो गए या फिर उनको नेस्त नामूद कर दिया गया। फिर एक बार उसका सामना हुआ रोम के महान संत यूलेजियन से। यूलेजियन की दिव्य ईश्वरीय शक्तियां ड्रैकुला पर हावी हो गई और फिर उन्होंने एक पवित्र अभिमंत्रित क्रॉस ड्रैकुला के सीने में धसा दिया। ड्रैकुला अमर है, उसको कभी मारा नहीं जा सकता, पर संत के प्रहार ने उसके शरीर को ब्रह्मांड की किसी दूसरी अंधेरी दुनिया में अनंत काल के लिए भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। ड्रैकुला के नष्ट होते ही उसकी वैम्पायर फौज भी सामान्य हो गई, क्योंकि उसमें वही लोग शामिल थे जिनका खून पीकर ड्रैकुला ने उनको वैम्पायर बनाया था। और इस प्रकार इस दुनिया को एक खूनी दरिंदे से छुटकारा मिला। सच में इतना खतरनाक था वह शैतान? क्या अभी इस घटनाक्रम से भी ड्रैकुला का कोई संबंध है? उत्सुकता से इंस्पेक्टर हरजीत सिंह ने विवेक को बीच में ही टोक दिया। हाँ सर, ड्रैकुला का एक खास सेवक था, पेट्रो। जब संत यूलेजियन और ड्रैकुला का युद्ध हुआ उस समय वह आधी सेना के साथ इजिप्ट गया हुआ था। ड्रैकुला के अवस्था में जाने के बाद सभी सैनिक तो सम्मान्य हो गए, पर क्योंकि वह ड्रैकुला की तरह ही जन्मजात वैम्पायर था, इसलिए वह तब भी वैम्पायर ही रहा। इजिप्ट की शक्तिशाली सेना के बीचों बीच वह अकेला ही बचा था। ड्रैकुला जैसी अपार शक्तियां उसमें ना थी। इजिप्ट की सेना ने उसको बंदी बनाकर अभिमंत्रित ताबूत में कैद कर दिया। इजिप्ट के राजा को ड्रैकुला के समाप्त होने का पता नहीं था, इसलिए उसने अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने एवं ड्रैकुला को चेतावनी देने के लिए ताबूत को रोमानिया भिजवा दिया, जहां सैकड़ों वर्षों तक यह ताबूत कबाड़ में पड़ा रहा। फिर किसी तरह यह ताबूत भारत आ गया। ड्रैकुला अभी भी जीवित है, वह दूसरी दुनिया में कहीं कैद है। शायद वह क्षेत्र भारत के आसपास ही है। इस वजह से पास आने पर अपने परम सेवक पेट्रो से उसने मास्तिक तरंगों से संवाद किया और पेट्रो को ताबूत से आजाद होने में मदद की। उसका मकसद है कि इस क्षेत्र में वैम्पायर की एक बड़ी फौज तैयार करके तबाही मचाए जाए। जितने अधिक वैम्पायर होंगे, ड्रैकुला उतना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। फिर वह संत यूलेजियन की कैद से आजाद हो सकेगा। इस काम की शुरुआत पेट्रो ने कर दी थी। शुरू में वह कमजोर था, लोगों को सिर्फ मार सकता था, वैम्पायर नहीं बन सकता था, पर अब खून पीने के बाद काफी शक्तिशाली हो चुका है। साथ ही वैम्पायरों की लगातार चहलकदमी के कारण ड्रैकुला की कैद भी कमजोर पड़ती जा रही है। ओह माय गॉड, मतलब यह वैम्पायर ही पेट्रो था, और जब हमें इसको संभालने में मुश्किल हो गया तो ड्रैकुला को कैसे संभालेंगे? अगर वो आजाद हो गया तो? पर तुमको यह सब कैसे पता, इतनी डिटेल्स में? कांपती जुबान में बड़ी ही चिंता के साथ इंस्पेक्टर हरजीत सिंह ने विवेक से पूछा। वैसे यह सब मैंने कहानियों में पढ़ा था, पर इसकी प्रामाणिकता पर मोहर लीसा मैडम ने लगाई। विदेशी लड़की की ओर इशारा करते हुए विवेक ने आगे बताया, यह लीजा मैडम है, संत यूलेजियन की वंशज। उन महान संत की प्रत्येक पीढ़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ड्रैकुला पर नजर रखती है। उनकी अस्थियों से निर्मित यह प्राचीन अस्त्र वैम्पायरों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। जब मेरे दोस्त राहुल की मौत हो गई तो मैंने वैम्पायरों के बारे में गहराई से पढ़ा। हर कहानी में वैम्पायरों का एक ही राजा था, ड्रैकुला। यह बात पक्की थी कि अगर दुनिया में वैम्पायरों का होना सत्य है तो फिर इनसे जुड़ी कहानियां भी सत्य ही होंगी। संत यूलेजियन भी सच में रहे होंगे और उनके वंशज भी। फिर मैंने अपने एक रोमानिया में रहने वाले दोस्त के माध्यम से वहां सोशल मीडिया पर इंडिया में वैम्पायर अटैक की खबर वायरल करवाई, जिसके आधार पर लीजा मैडम ने मुझसे संपर्क किया और भारत आ गई। पर सबसे बड़ा खतरा अब ड्रैकुला से है। मैडम का कहना है कि अगर वह आजाद हो गया तो उसको ना तो वह रोक पाएगी, ना ही सारे देश की आर्मी। विवेक की सारी बात सुनकर वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति को सांप सूंघ गया था। खतरा सच में बहुत बड़ा था। दिल्ली से बहुत दूर उत्तराखंड में हिमाचल की ऊंची ऊंची चोटियां, जहां दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर फैली दिख रही थी, इंसान का नामो निशान भी ना था।
सिर्फ कुछ बिना पत्तियों वाले पेड़ जिनकी टहनियां भी बर्फ से लदी हुई थी और मस्ती करते हुए कुछ सफेद बर्फीले भालू। इन्हीं पहाड़ियों के बीचों बीच एक लंबी सी सुरंग थी जिसका द्वार भी बर्फ से दब चुका था। इस सुरंग में हवा का एक चक्रवात सदियों से पशु पक्षियों के कौतूहल का केंद्र था, क्योंकि आमतौर पर इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही निम्न होती है। पर यह बर्फीली आंधी का चक्रवात एक ही जगह पर सैकड़ों वर्षों से घूम रहा था। दरअसल यह एक सामान्य चक्रवात नहीं था, यह तो एक कैद थी जिसमें अंधेरे का राजा, शैतान सम्राट, द ग्रेट वैम्पायर ड्रैकुला अनंत समय के लिए कैदी बनकर रह रहा था। चक्रवात के अंदर ड्रैकुला का निस्तेज शरीर पड़ा हुआ गोल गोल घूम रहा था। उसकी आत्मा शरीर के अंदर तो थी, पर सीने में धसे हुए सफेद क्रॉस की वजह से शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। जिंदा था तो बस उसका मस्तिष्क, जिसके दम पर ड्रैकुला सदियों से अपनी आजादी के प्रयत्न करता आ रहा था। आज भी ड्रैकुला का मस्तिष्क उसके जिंदा होने का प्रमाण दे रहा था। ड्रैकुला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर इस वक्त वह आजाद होता तो शायद उसके गुस्से के ताप से सारा हिमालय पिघलकर समुंदर बन जाता। यूलेजियन, यूलेजियन, तुम्हारी वजह से मुझे सदियों से इस कैद को भोगना पड़ रहा है। आज फिर तुम्हारे वंशज ने मेरा रास्ता काट दिया। जी करता है कि तुमको तुम्हारी सभी नस्लों के साथ ही कहीं दफना दूं। बहुत जल्द निकलूंगा मैं इस कैद से। पता नहीं कितनी सदियां गुजर चुकी हैं इस कैद खाने में मुझे। यूलेजियन, तुम तो जीवित भी नहीं हो गए अब, पर ड्रैकुला तो अमर है। हाँ, अमर हूं मैं। एक बार बाहर निकल जाऊं, फिर तुमसे प्रतिशोध तो मैं सारी दुनिया को नर की आग में जला कर लूंगा। बस थोड़ा इंतजार और। आ रहा हूं मैं दुनिया वालों, तुमको अपना गुलाम बनाने। हा हा हा। उधर दिल्ली में आला हाई कमान की इमरजेंसी मीटिंग जारी थी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी आपातकालीन मीटिंग का आधिकारिक रूप से प्रमुख बिंदु शैतानी शक्तियां थी। इस मीटिंग में दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी, भारतीय सेना की तीनों कमांड के प्रतिनिधि व कुछ बड़े नेता भी थे। विवेक, लीजा और इंस्पेक्टर हरजीत सिंह द्वारा इस सारे घटनाक्रम के प्रत्येक पहलू के बारे में सभी के समक्ष विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में जो घटनाएं हुई, सरकार ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया था। यही कारण था कि सरकार सिर्फ किस्से कहानियों की काल्पनिक खलनायक ड्रैकुला को इंसानियत के लिए आने वाला बड़ा खतरा घोषित करके उसे रोकने की रणनीति तैयार करने लगी थी। भारतीय मीडिया को एक बड़ा मसला मिल चुका था। न्यूज चैनलों पर लाइव डिबेट जारी थी। कुछ विद्वान इसको एक बड़ा खतरा बता रहे थे, तो कुछ इसको वर्तमान सरकार द्वारा रचा हुआ एक झूठा ड्रामा। देश का एक बड़ा तबका यह मानने को तैयार ही ना थे कि वैम्पायर ड्रैकुला ये सब सच में होते भी हैं। फिलहाल चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। अफवाहों का बाजार भी एकदम गर्म था। जिस ड्रैकुला के अस्तित्व पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, जिस ड्रैकुला के होने का भी कोई प्रमाण शेष ना था, उसके आने की संभावना ने ही हर तरफ खलबली मचा दी थी। सरकार द्वारा सेना और पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाकर इस मुसीबत को आने से पहले ही खत्म कर देने की जिम्मेदारी दी गई। विवेक और लीजा को भी स्पेशल मेंबर के रूप में इस टीम का हिस्सा बनाया गया और इस प्रकार शुरुआत हुई ऑपरेशन ड्रैकुला की। ड्रैकुला को रोकने का सबसे पुख्ता तरीका था पेड्रो को ढूंढकर नष्ट करना, जिससे वह ड्रैकुला को कैद से आजाद ना करवा पाए। दिल्ली से देहरादून जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस 2 घंटे की देरी के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर आम दिनों की तरह चहल पहल थी। अचानक से ओवर ब्रिज की सीढ़ियों के पास चीख पुकार मच गई। चारों तरफ लोगों का जमावड़ा था और उनके बीच पड़ी थी 4 लाशें, जिनमें 3 विदेशी टूरिस्ट थे और एक इंडियन। सभी के गले पर थे खून से सने हुए वही चिरपरिचित निशान, किसी जंगली जानवर के दांतों के जैसे। मतलब साफ था, दिल्ली के बाद पेट्रो का नया ठिकाना देहरादून ही था। लीजा से टकराकर कमजोर होने के बाद पेट्रो एक बार फिर से अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था।
जल्द से जल्द वह अपने मालिक ड्रैकुला को आजाद देखना चाहता था। पेट्रो के देहरादून में सक्रिय होने की जानकारी दिल्ली तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। सरकार इस मुद्दे के साथ बहुत ही संवेदनशीलता के साथ निपट रही थी। तभी तो सारे देहरादून में तुरंत ही कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया। सुनसान सड़कों पर पुलिस की आवाजाही बढ़ गई थी। किसी अनजान खतरे से आशंकित डरे सहमे से लोग अपने घरों में कैद थे। ऑपरेशन ड्रैकुला को अंजाम देने के लिए स्पेशल टास्क फॉर्स भी देहरादून के लिए रवाना कर दी गई। पर वैम्पायर आम इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली तो होते ही हैं, साथ ही कुटिलता में भी वो इंसानों से कई कदम आगे ही रहते हैं। पेट्रो भी एक कुटिल वैम्पायर था, एक खतरनाक कुटिल वैम्पायर। रात के अंधेरे में देहरादून की सेंट्रल जेल पर पहरा और भी अधिक कड़ा कर दिया जाता है। कारण था, इस जेल में बंद उत्तराखंड के कई खतरनाक अपराधी, जिनमें कई दुर्दांत लुटेरे, खूनी एवं बड़े अपराधी शामिल हैं। जेल के कैद खाने पर नजर गड़ाए पुराने उच्च विशाल दरवाजे के शिखर पर एक शख्स खड़ा था, भयानक सी शकल वाला, दो नुकीले दांत, आंखों में राक्षसी चमक। बिल्कुल सही, यह पेट्रो ही था। शायद पेट्रो का आज का टारगेट यही जेल थी, या फिर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस जेल में बंद कैदी कौन है वहां? यह कड़कती हुई आवाज निगरानी चौकसी पर तैनात संतरी की थी, जिसकी नजर पेट्रो पर पड़ चुकी थी। कोई जवाब ना मिलने पर संतरी ने पेट्रो को निशाने पर लेते हुए ऊपर की ओर तान दी। पर पेट्रो अभी किसी से उलझकर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने संतरी को नजरअंदाज करते हुए छलांग अंदर की ओर लगा दी। अपनी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद संतरी ने खतरे की घंटी बजा दी थी। उधर जेल के अंदर कैदी बैरक के सामने स्टूल पर बैठकर ऊँघते हुए सुरक्षा कर्मी की आंख ढंग से खुल भी पाती उससे पहले ही उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट चुका था। पर वो मरा नहीं, वो गुलाम वैम्पायर बन गया था, पेट्रो का पालतू वैम्पायर। अगले ही क्षण बिना कुछ भी पूछे वह पेट्रो के हाथ में सभी बैरकों की चाबियां थमा चुका था और पेट्रो बैरक के अंदर था। पेट्रो की शैतानी स्पीड बेमिसाल थी। सुरक्षा कर्मी जब तक हथियारों से लैस होकर अंदर आए वह अपना काम कर चुका था। जेल की सभी बैरकों के ताले खुले पड़े थे और उनके अंदर पड़े कैदियों के हाव भाव लगातार बदल रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने अंदर आकर इत्मीनान से चबूतरे पर बैठे पेट्रो के ऊपर बंदूकें तानकर हाथ ऊपर करने की चेतावनी दी। रात के अंधेरे में पहले तो उन्होंने पेट्रो को जेल से भगाने की फिराक में कोई सजाया फता अपराधी समझा, पर जब उसके चेहरे पर टॉर्च से रोशनी डाली तो खून से भीगे उसके लाल दांत देखकर समझ गई कि शहर में कर्फ्यू की यह खौफनाक वजह ही उनके सामने है। फायर की तेज आवाज के साथ पेट्रो पर गोलियों की बौछार कर दी गई, पर गोलियां जब तक उसके शरीर को छू पाती पेट्रो उस जगह से गायब था। तेज छलांग के साथ वह खड़ा था, फिर से मुख्य द्वार से उसी शीर्ष पर जहां कुछ देर पहले खड़ा था। इससे पहले कि सुरक्षा कर्मी अगला कोई कदम उठाते, गुर्र गुर्र एक साथ कई जंगली जानवरों की दहाड़ की जैसी चित्कार पीछे की ओर से सुनाई दी। घबराकर सुरक्षा कर्मियों ने पीछे पलटकर देखा। सभी बैरकों से बड़ी तादाद में कैदी बाहर निकल रहे थे, एक नए व खतरनाक रंग रूप में। वो सभी वैम्पायर बन चुके थे। सुरक्षा कर्मियों ने बचाव का काफी प्रयत्न किया, पर वैम्पायर बन चुके खूंखार कैदी अब नीम चढ़े करेले हो गए थे, मतलब पहले से कई गुना अधिक खूंखार। सुरक्षा कर्मियों का खून चख चख कर अपनी प्यास बुझाने लगे थे। जान बचाकर भागे एक सुरक्षा कर्मी ने वायरलेस पर अपने उच्च अधिकारियों को जेल पर वैम्पायर अटैक की सूचना दी, पर तब तक जेल का मेन गेट तोड़कर लगभग 1 सैकड़ा वैम्पायर कैदी बाहर आ चुके थे। अंदर पड़ी थी कई सुरक्षा कर्मियों की रक्त से भीगी हुई लाशें। वो वैम्पायर नहीं बने थे, क्योंकि हाल ही में बने वैम्पायर में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो दूसरों को वैम्पायर बना सके। यह शक्ति पेट्रो जैसे खतरनाक और पुराने वैम्पायरों में ही होती है। कुछ ही देर में सेंट्रल जेल छावनी बन चुकी थी। भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद था, पर अब क्या हो सकता था? पेट्रो तो अपनी सेना तैयार कर ही चुका था, और वह भी एक खूंखार सेना।
यह वैम्पायर सेना सारे शहर में फैलकर सरेआम तबाही मचाने लगी। शहर का सारा पुलिस फोर्स इनको रोकने में लगा दिया गया, पर ये वैम्पायर ना तो पुलिस की वर्दी से डर रहे थे और ना ही गोलियों की बौछार से। शहर के आम लोग अब घरों में भी सुरक्षित ना थे। दरवाजे तोड़कर ये वैम्पायर घरों के अंदर लोगों को शिकार बनाने में लगे थे। आज की रात देहरादून शहर के लिए बहुत भारी पड़ रही थी। दिल्ली से स्पेशल टास्क फोर्स 3 निजी विमानों के सहारे देहरादून आ चुके थे। अब उन पर, या फिर यूं कहूं कि विवेक, हरजीत सिंह और लीजा की तिकड़ी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लीजा अपने साथ रोमानिया से आते वक्त 2 वैम्पायर किलर गन लेकर आई थी, जिसमें से उसने एक विवेक को दे दी थी। इन्हीं गन्स के सहारे यह दोनों देहरादून के एक बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर तोड़फ समूह से भिड़ गए। उनके बैकअप के लिए टास्क फोर्स की टीम भी साथ थी। विवेक की ओर पीछे से बढ़ते हुए एक वैम्पायर पर लीजा ने अपनी गन से निशाना साधा। गन से निकली हुई रोशनी से नहा गया था वैम्पायर, पर यह क्या, जिस रोशनी के प्रभाव से कुछ सेकंड में ही वैम्पायर का नाश हो सकता था। लगातार उसकी रोशनी झेलने के बावजूद भी उस वैम्पायर का कुछ भी ना बिगड़ा था। ठीक यही विवेक के साथ भी हुआ। उसकी गन से निकली रोशनी से भी वैम्पायर का बाल बांका भी नहीं हो रहा था। अचंभे में डूबे हुए विवेक और लीजा दोनों ही घिर चुके थे। लीजा और विवेक की ओर बढ़ते वैम्पायर को रोकने के लिए हरजीत सिंह अपने दल समेत खड़े थे। इस स्पेशल टास्क फोर्स की प्राथमिकता थी कि ऐसे सिविलियन जो वैम्पायर बन गए हैं उन पर जानलेवा हमला ना किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस टीम ने इन वैम्पायरों पर स्टॉक प्लेट गन से हमला किया। स्टॉक प्लेट गन आम प्लेट गन से अधिक प्रभावी होती है। इसके जबरदस्त धक्के से शिकार कई मीटर पीछे गिरता है, पर उसको अधिक नुकसान नहीं पहुंचता है। वैम्पायरों की टुकड़ी को भी इसके अटैक ने लीजा और विवेक से दूर फेंक दिया। लीजा मैडम, ये हमारे हथियारों का प्रभाव इन पर क्यों नहीं हो रहा? बड़े ही चिंतित स्वर में विवेक ने प्रश्न किया। विवेक, समझ आ गया, ये भी इनकी रहस्यमय शक्तियों में से एक है। वैम्पायर्स का एक तरीके से एक ही बार नुकसान किया जा सकता है। ऐसे प्रहार जो इनके लिए एक बार घातक सिद्ध होते हैं, इनका शरीर तुरंत ही इसका एंटीडोट तैयार कर लेता है। हमने पहली बार जब पेट्रो पर इस हथियार से हमला किया तो वह काफी घायल हो गया था, पर अब उसका शरीर इस हथियार के दिव्य प्रकाश का एंटीडोट तैयार कर चुका है। इसलिए जब उसने इन कैदियों को वैम्पायर बनाया तो इनके अंदर भी वह एंटीडोट अपने आप ही आ गया। लीजा ने यह सारी बात अंग्रेजी में वह टूटी फूटी हिंदी में विवेक को बताई, पर आप सभी लिसनर की सुविधा के लिए मैंने इसे हिंदी में सुनाया है। ओह नो, मतलब ये हथियार अब बेकार है हमारे लिए। कैसे रोकेंगे अब हम पेट्रो व उसकी सेना को? विवेक व्याकुल हो रहा था। हथियार बेकार नहीं हुए। ईश्वर ना करे कि ड्रैकुला आजाद हो, पर अगर हो गया तो शायद उससे लड़ने में मदद मिल सकती है इन हथियारों से हमें। लीजा का प्रत्येक कथन उसके आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता था। बचो सर, झपट के विवेक ने हरजीत सिंह को अपनी ओर खींच लिया। पीछे से एक वैम्पायर द्वारा उखाड़कर फेंके गए बिजली के खंभे से वह बाल बाल बचे। अब स्टॉक प्लेट गन से वैम्पायर नियंत्रित नहीं हो पा रहे थे। अब वक्त था लीजा द्वारा अपने दूसरे हथियार के प्रयोग का। लीजा ने इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को आगे की योजना बताई। अपने साथ लाई कुछ सामान लीजा ने पास खड़ी बख्तरबंद गाड़ी में रखा था। यह गाड़ी देहरादून के क्षेत्रीय प्रशासन ने टास्क फोर्स को मुहैया करवाई थी। जल्द ही लीजा के हाथ में एक अजीब किस्म का जाल था। यह जाल प्लेटिनम एवं इथियोल से बना हुआ था। इथियोल एक दुर्लभ किस्म की धातु थी, जिसका उपयोग इजिप्ट वालों ने वैम्पायरों से हुए युद्ध में सदियों पहले किया था। यह धातु शैतानी ताकतों को सोखने की क्षमता रखती थी। लीजा का इशारा मिलते ही टास्क फोर्स ने दोगुने जोश के साथ स्टॉक प्लेट गन से वैम्पायरों पर फिर से हमला किया। प्लान के तहत सभी वैम्पायरों को संभलने का मौका दिए बिना धक्के देते हुए एक जगह पटक दिया गया, और फिर लीजा ने चीते सी फुर्ती दिखाते हुए एक मंझी हुई शिकारी वाले अंदाज में जाल फेंका
और अगले ही पल सभी पांचों वैम्पायर कैद में फड़फड़ा रहे थे। टास्क फोर्स के सभी योद्धा ने बड़े ही उत्साह के साथ विजय घोष का नारा लगाया। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह और टास्क फोर्स की डिफेंस विंग का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सूरी ने लीजा को विजय की शुरुआत के लिए बधाई दी। विवेक भी पास खड़ा था, काफी निश्चिंत सा, लीजा मैडम के सीक्रेट प्लान बी की सफलता पर मंद मंद मुस्कुराता हुआ। लीजा ने भी पहली बार इस जाल का प्रयोग किया था। जाल के अंदर बिना पानी मछली की तरह फड़फड़ाते हुए वैम्पायर इस जाल की उपयोगिता को स्वयं ही बयां कर रहे थे। कमजोर शक्तियों वाले वैम्पायरों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है धूप। अंधेरे में यह जितने अधिक शक्तिशाली होते हैं, दिन में उतने ही कमजोर। 2-3 घंटे की तेज धूप इनको आम इंसान बना देने के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए टास्क फोर्स के 2 सिपाहियों को उनकी निगरानी के लिए छोड़ बाकी लोग निकल पड़े अन्य वैम्पायरों की तलाश में। इन 4-5 वैम्पायरों को काबू करने के लिए टास्क फोर्स को काफी मेहनत करनी पड़ी। सारे शहर में तो और भी बुरी हालत थी। बेकाबू हो चुके इन वैम्पायरों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा था। क्षेत्रीय पुलिस मोर्चा संभाले हुए थी, पर उनके लिए यह एकदम नई आफत थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस वैम्पायर सेना ने सारी व्यवस्था को ही पंगु बना दिया था। कई पुलिस वाले अपनी जान गंवा बैठे। लीजा के पास भी 3 से 4 जाल ही थे। अब इतने कम संसाधनों के साथ वैम्पायरों की सारी फौज को नियंत्रित करना बहुत बड़ी चुनौती थी, और फिर समय भी कम था। क्षेत्र में एकदम से बढ़ चुकी वैम्पायरों की गतिविधियों के कारण ड्रैकुला की कैद लगातार कमजोर होती जा रही थी। सबसे बड़ा डर यही था, अगर वो आजाद हो गया तो फिर सारी मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ना निश्चित था। लीजा मैडम, मुझे लगता है अब हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी, विवेक ने सुझाव देते हुए अपनी बात रखी। अगर हम इन वैम्पायरों के पीछे ही पड़े रहेंगे तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, और हो सकता है तब तक वो पेट्रो वैम्पायर की एक और फौज खड़ी कर दे। अगर हम इस जड़ को यानी पेट्रो को ही किसी प्रकार खत्म कर दे तो महाविनाश रोका जा सकता है। विवेक की बात का सभी ने समर्थन किया। अब टास्क फोर्स को कैसे भी पेट्रो को ढूंढकर काबू में करना था। शहर में तबाही का दौर जारी था। उधर कमजोर होती कैद से बाहर निकलने की उम्मीद में ड्रैकुला खिलखिला रहा था। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का अगला भाग आपको कल रात 10 बजे सुनने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कल इसका दूसरा भाग डालूंगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा मेरी कहानी का। तो जल्द से जल्द अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कहानी आपको अब तक की कैसी लगी कमेंट करके बताइए। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ इस कहानी के दूसरे भाग के साथ कल रात 10 बजे।